अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। आप सब मुझे कहते हैं सुहाब सिल, और जो इस्लामाबाद में बैठे हैं उन्हें गुड मॉर्निंग पब्लिक की स्क्रीन पे हमेशा लोग इंतजार करते हैं उनका कि वो आज हम फौरी तौर पर इस्लामाबाद का टूर करें। तो इस्लामाबाद की करंट सूरत हाल मौसम हम जान लेते हैं हरमीत सिंह से, तो उनके पास चलते हैं। हरमीत, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे मौसम की बात की जाए तो हम देखते हैं कि फरवरी का महीना, मुझे आज भी याद है कि गुज़िश्ता साल 15 मार्च से ही गर्मियों का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हालात इसके इधर बदले हैं कि आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लें कि अब सर्दी का जो मौसम है यानी वो खैराबाद कहने को है। और इस्लामाबाद वैसे भी, अगर इस्लामाबाद की मैं बात करूँ तो उमूमन मरी करीब है, जिससे ठंडी ठार हवाओं का जो रुख है वो हमेशा इस्लामाबाद की ओर होता है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि गर्मियों ने बहुत जल्दी करके दस्तक दे दी इस्लामाबाद में, और इस वक्त मौसम काफ़ी है। लेकिन गहमा गहमी अगर मौसम की बात की जाए, लेकिन हम देखें कि जो सियासी गहमा गहमी है उसमें कमी नहीं आ रही। कल रावलपिंडी में मरीम नवाज साहब ने खिताब किया और वो आपके सामने था। फिर उन्होंने पहली बार जो है काफ़ी अरसे बाद हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नून लीग की क़यादत जो है वो टेलीविज़न की स्क्रीन पर आ रही है। और अब इलेक्शन करीब होने के साथ साथ ये है कि स्क्रीन को भी टाइम देना है। तो मरीम नवाज साहिबा के एक तो जलसे की बात की जाए, जलसा तो नहीं था, कन्वेंशन था, लेकिन हमने ये देखा कि उससे कबल जहाँ पे ये कन्वेंशन का ये जो मामला आ रहा था वहाँ पे एक दिन पहले मैं मुझे याद है कि तकरीबन 2-3 दिन पहले मैं वहाँ पे गया और वक्त मुख्तलिफ बैनर्स तो लगे थे। और कहीं ना कहीं उस इलाके को नवाज शरीफ साहब का गढ़ समझा जाता है। ये रावलपिंडी का राजा बाजार है जहाँ पे ज़्यादा ताजिर तबका जो है वो वहाँ पे आबाद है और कारोबारी सिलसिला जो है वहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो जब मैं वहाँ पे गया, यकीन माने सुहा कि वहाँ पे जिस किस्म से जो नून लीग के सपोर्टर थे और वो जिस तरह गर्म थे हुकूमत की इन पॉलिसी पर, और जिस तरह उन्होंने इजहार किया बरहमी का, वो ऑन द रिकॉर्ड है, वो पब्लिक की स्क्रीन पर चलेगा वैसे। लेकिन ये हालात हैं वहाँ के जो नून लीग का गढ़ था। यानी कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि मरीम नवाज साहब की कोशिश तो है कि किसी न किसी तरीके से जो है पार्टी या दोबारा उसको मजबूत कर दिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में जो बातें की वो भी आपके सामने कि हमें इमरानदार नहीं बल्कि हमें ईमानदार जजों की ज़रूरत है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे अगर आप लगा लें कि माजी में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में सियासी जमातों को अपने ही जजेस की बड़ी ज़रूरत होती है। माजी में आपने देखा कि जो जजेस, यानी अंदाज़ा ये लगा लें कि नवाजे हुए जजेस इनको चाहिए मरीम नवाज साहबा को। हमने देखा कि जिस तरह इनको रिलीफ मिला, इनकी फैमिली को मिला। फिर उन्होंने एक और बात की कि इस मुल्क में जब एहतिसाब का अमल होता है तो फिर यहाँ से लोग बाहर भाग जाते हैं। तो आप पूरी लिस्ट निकाल के देखें तो उसमें तो या साबिक डिक्टेटर होंगे, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फैमिली जो है भागी जो है वो नवाज शरीफ साहब की है। और हमीद, आपकी एक और बात पे ये भी चीज ऐड कर लें, ये सिचुएशन भी ऐसी है कि हमें दो तरफा देखना पड़ेगा या आवाम को भी दोनों साइड से अपडेट करना पड़ेगा। ऑडियो लीक्स का जो सिलसिला है वो नहीं रुक रहा। मतलब ये ऑडियो और वीडियो लीक्स तो ऐसे लगता है इट सीम्स टू बी लाइक अ मूवी, कि कोई भी आता है और आके इल्जाम तराशी करता है या वीडियो लीक्स या ऑडियो लीक्स लेकर आता है और कहता है कि डॉक्टरेट नहीं है, बल्कि उसकी जानिब से ना आप तरदीद की जाती है जिसकी ऑडियो आ रही होती है और ना ही तस्दीक की जाती है। लेकिन ये सिलसिला अब चलता चला जा रहा है। आप देखें जरा अगर हम बात करें हमारे आर्मी चीफ की, तो उनकी जानिब से भी कहा गया है कि मेरे पास बहुत सारी ऑडियो और वीडियोज मौजूद हैं। मरीम नवाज की बात की जाए, वो भी स्क्रीन पर आती है तो यही बात करती है। ऑल दो अभी मोस्ट अपडेटेड आपको पता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक ऑडियो लीक सामने आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जजेस मौजूद हैं। ये ऑडियो लीक, और इसके बाद अगर ख्वाजा साहब की बात की जाए तो उन्होंने ऑन स्क्रीन आके क्या कहा कि मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट कर चुका है, डिफ़ॉल्ट करने वाला नहीं है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स जो हैं वो अगर नून लीग की जानिब से दी जा रही है तो पीटीआई इसमें हमेशा आगे से पेश रही है। मौजूदा सूरत हाल ये है, मोस्ट अपडेटेड आपको बताएं कि करंट सिनेरियो ये चल रहा है कि आज फाइनली इमरान खान साहब ने, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट पेश होने का कह दिया है और वो आज उनकी पेशी है। बहुत अरसे से अगर मुख्तलिफ अदालतों की बात की जाए तो अगर हम लाहौर की बात करें तो कोर्ट से कहा गया था कि उनकी जमानत को मुस्तरद कर दिया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुजू किया। और इस्लामाबाद के बाद अगर यहाँ की अदालत की बात की जाए तो उनकी जमानत जो हिफाजती जमानत है उसके लिए इसको मशरूत कर दिया गया था कि आप खुद पेश होंगे तो ही ये हिफाजती जमानत जो है इस पर बात की जाएगी या प्रोसीड किया जाएगा। ऑल दो देखना आज ये है कि उनकी पेशी जो है वो कब होती है, किस तरह से होती है, टाइमिंग्स जो है वो आप सबको पता है कि हमें दी गई हैं। लेकिन इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल इस्लामाबाद में तो इस वक्त हैपनिंग बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो हरमीत इसको से हम कनेक्ट कर लेते हैं कि अभी इस वक्त मोस्ट सियासी सूरत हाल जो है वो लाहौर में ही गर्म है। लेकिन क्रिकेट की सूरत हाल अगर हम देखें तो वो थोड़ी हमें नजर आती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो तपे हुए लग रहे हैं
हैं हमें थोड़े से, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने अच्छी खासी इनिंग्स खेलकर जो है ना वो 52 रन से शिकस्त दी है। इसके अलावा कराची किंग्स की भी हम बात कर लेते हैं। अगर हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो कराची में आपको पता है कि 3 बार मुसलसल नाकामी के बाद फाइनली हमारी टीम चल गई। कराची भी हमारी टीम है, इस्लामाबाद भी हमारी टीम है, मुल्तान सुल्तान भी हमारी टीम है, लेकिन जिसको शिकस्त हुई वो लाहौर था और सिर्फ 118 रन बनाए। हरमीत, पता नहीं हमने लाहौरियों की शायद तारीफ कर करके ना, या लाहौर कलंदर्स को हमने अप्रिशिएट कर करके कह दिया कि अब तो आपने नहीं खेलना, लेकिन ऑल दो ये क्रिकेट की सूरत हाल थी। और पाकिस्तान अच्छा, वैसे मेरी कल मैच पे मेरी नजर पड़ी थी जो लाहौर और कराची किंग्स के दरमियान था, और वैसे भी अगर हम देखें तो जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि कराची और लाहौर का जो है यहाँ पे एक्साइटमेंट बड़ी ज़्यादा होती है, और आपको पता है कि क्या वजूहात है। लेकिन कल हमने जो देखा मैच में, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लाहौरी जितने भी बैट्समैन थे गई ऐसे जा रहे थे, और कैचेस आपने देखे कि आकिफ जावेद जो है उन्होंने जिस तरह विकेटें समेटी हैं, मैं खुद हैरान हूं। नए बॉलर्स हैं, एक तो ये चीज़ मैं देख रहा हूं कि मुख्तलिफ जो नए बॉलर्स आए हुए हैं, नए बैट्समैन आए हुए हैं, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि अब आने वाली जो कौमी टीम है कहीं ना कहीं उसको एक और सहारा मिल रहा है, नए बॉलर्स की सूरत में, नई बैटिंग या बैट्समैन जो हैं उनकी सूरत में। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कल जिस तरह हुआ उनके साथ, और मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह हम रिजवान को देखें, डेविड मैलर को देखें, उन्होंने जिस किस्म की पारी खेली, कमाल की पारी खेली, और यही वजह है कि मुल्तान सुल्तान वहाँ से जीत गया। और आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं मायूसी तो है, इस्लामाबाद के जो शायकीन हैं कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं उनके अपने जो क्रिकेटर्स हैं, यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है, कहीं ना कहीं जज्बात उनके साथ जुड़े होते हैं, लेकिन कल उनको मायूसी हुई। ऑल दो इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में जो चल रहा है उसकी वजह से मौजूदा हुकूमत हो या फिर अपोजिशन हो, उनका तमाम तर फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सियासत पर है। हमने देखा कि पेशावर के बाद कराची पर भी कातलाना हमला हुआ, और ये हमला जो है वो कराची पुलिस पर किया गया। कराची पुलिस की चीफ ऑफिस, जहाँ पर नॉर्मली नफरी कंपैरेटिवली कम होती है, और वहाँ का अमला जो इतना ट्रेंड भी नहीं होता, बिकॉज वो ऑफिस है तो ऑफिस वर्क के लिए उस बिल्डिंग को यूज़ किया जाता है। और सबसे मसरूफ़ तरीन यानी शाहरा फैसल और सदर जो है उनका थाना, उसके बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग। उसके अलावा अगर हम बैक साइड की बात करें तो बड़ी तादाद में पुलिस लाइंस हैं, और पुलिस के जो तमाम तर फैमिलीज़ हैं वो वहाँ पर रिहाइश पजीर है। इतनी सेंसिटिविटी होने के बावजूद भी सिक्योरिटी पर इतनी खातिर खा जो है इस वक्त नज़र नहीं है हमारे मुल्की इदारों की, जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, जो कि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाते हैं। तो ये सूरत हाल मुल्क की फ़िलहाल। लेकिन सियासत जो है उसमें अभी एक भी सवाल वैसे का वैसे ही है, जिसको हम टॉप स्टोरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो आप चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। आज का टिपिकल रन डाउन आपको बताते हैं कि मुल्क की मौजूदा में टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ द ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन की तरफ से फैसला, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मुशावरत की आपके इन्विटेशन दिया गया था सदर को, लेकिन वहां से देखा ये जा रहा है कि अब दोनों बाजिद हैं, दोनों डिपार्टमेंट्स बाजिद हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए या सदर की बात की जाए तो पहले सदर की जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जा रही थी, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जा रही, लेकिन मुशावरत के लिए एक टेबल पर आने से दोनों की जानिब से इनकार किया गया है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हरमीत पाजी, जो आपने बात की है कि मरियम नवाज काफ़ी देर बाद ऑन स्क्रीन आई, और उनकी जानिब से हमेशा ये गिला किया जाता था कि हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में उतना हाईलाइट नहीं किया जाता। आप आएंगे, खुद आपको दावत दी जाती है मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से। तो फाइनली आफ्टर सो मेनी मंथ्स वो स्क्रीन पर आई। सलीम साफ़ी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, बहुत सारे इंकशाफात किए, बहुत सारी बातें की जो कि हम शायद ऑन एयर दिखा भी नहीं सकते, लेकिन वो सारी बातें जो उन्होंने की है वो ये इस चीज़ को एडमिट कर रही थी। अगर आपने उनका इंटरव्यू देखा हो कि यस, नून लीग में 2 बयानिए मौजूद थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन फ़िलहाल वो कहती है कि मुल्क को जो है ईमानदार तमाम जजेस की ज़रूरत है, इमरानदार जजेस की ज़रूरत नहीं है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ में। फिर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, और प्रोग्राम में आगे बढ़ के हम चलेंगे सवात, और हरमीत सवात के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि हम ज़रा इस सारी स्ट्रेस माहौल से निकल कर सवात में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। बड़ी तारीख़ी मरकज़ भी कहा जाता है सवात को, और सवात को आपको पता है जब मैं वहाँ गई तो वो बोर्ड देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। मतलब इट सेल्फ हमारी बहुत सारी खूबसूरती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। मैं हमेशा कहती हूँ कि अनटच्ड एरियाज़, अभी भी नॉर्दर्न एरियाज़ में ऐसी ऐसी मकामात, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आम ह्यूमन बींग वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, और उसने उसको अनटच्ड एरियाज़ ही रखा हुआ है, लेकिन उनकी खूबसूरती, उसके बारे में हम आप बात करेंगे। आज तारीख़ी मकामात 1-2 ढूंढ के लाए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, उस पर एक ज़बरदस्त सी रिपोर्ट है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, हम आपकी मुलाकात आज एक आर्टिस्ट से भी कराएंगे। रिजन वो बेसिकली
जो आर्ट करती हैं उसको रिजन कहा जाता है। अब ये आर्ट जो है वो कैसा आर्ट है, सोशल मीडिया पे काफ़ी मकबूल है, आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा इसके बारे में। लेकिन उस आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगी जिसके साथ ये आर्ट जो है वो अब मंसूब है उनके नाम के साथ, और दुनिया भर में इसको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिल रही है। ऑल दो पाकिस्तान में लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। अवाम के मसाइल भी गुड मॉर्निंग पब्लिक के पूरे 2 घंटे के प्रोग्राम में एक सेगमेंट हमारा ऐसा ज़रूर होता है जिसमें हम वो बात करते हैं जो आम आवाम के मसाइल को एड्रेस करती है। आपको पता होगा हरमीत, 25% टैक्स तो चले, सेल्स टैक्स लगाए लग्जरी आइटम्स पे, जिससे अब लग्जरी आइटम वो चीज़ें जो आम रोज़मर्रा का इस्तेमाल जिनका होता है उनको भी लग्जरी आइटम में कंसीडर किया गया है। लेकिन उन सब चीज़ों से हट के अगर हम उन चीज़ों की बात करें, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के डायपर की हम बात कर लेते हैं, दूध की बात कर लेते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी आम इंसान, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी तो रोटी, मकान, कपड़ा, ये सब चीज़ें हमारी बेसिक नीड्स में आती हैं। लेकिन एक बच्चा, उसको 2 से 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब उसके प्राइस इतनी ऊपर जाने के बाद वालिदैन शदीद परेशान है कि दूध की कीमतें डबल हो गई हैं, डायपर की कीमतें डबल हो गई हैं। जी जी। अच्छा, सो है एक और चीज़ जो हम हमेशा जिक्र करते रहते हैं, यानी स्टंटेड ग्रोथ जो है वो अगर हमारे बच्चों की देखें, वो पूरी दुनिया के से अगर कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे मात खा जाते हैं। और एक तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि जो कौमें होती हैं जो सोचती हैं कि उनका मुल्क कैसा हो और मुल्क जिस तरह तरक्की करे, तो कहीं ना कहीं अपनी जो आने वाली नस्लें होती हैं उन पर इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखें कि एक बच्चा जो है जिसको ज़रूरत होती है, जिस दूध की ज़रूरत होती है, उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, तो उसके बॉडी को वो विटामिन नहीं मिलते जो आम रूटीन में हम खाते हैं, तो आप ये अंदाजा लगा लें कि वो भी उनसे छीन लिया गया। यानी वो बच्चा जो पैदा हो रहा है, जिसके बड़े मुश्किल से उधार जुधार लेके आस पास से, और वो कहीं ना कहीं दूध खरीदते हैं, उनसे वो दूध खरीदना जो है अब उनकी पहुंच से दूर हो गया। तो ये पॉलिसी है, आपकी बात दुरुस्त है कि इसको भी लग्जरी आइटम में जो है उन्होंने शामिल कर दिए। तो अब ये 170 अरब से जायद के टैक्स जो है वो आयद करने की बात की जा रही है, तो हर चीज़ तो महंगी हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ों पर सब्सिडी की हमें अशद ज़रूरत है। जबकि IMF की जानिब से हरमीत ये कहा भी गया है कि अमीर तबके से आपने टैक्स वसूल करना है और गरीब तबके के लिए सब्सिडीज़ लगाई जाए। ये एक IMF का अच्छा मुतालबा भी है जो कि उनकी जानिब से किया गया है। और तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा ये हमारी हुकूमतों को या हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को सोचना चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको टॉप स्टोरीज़ में ये भी बताएंगे कि कुछ ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं जो कि अभी हम अगर इतने मसाइल की बात करते हैं, इनमें रोटी, कपड़ा, मकान, अशिया खुरोनोश और रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें आती हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद एक और बड़ी अहम चीज़, बल्कि इन तमाम चीज़ों से पहले उसको आना चाहिए, वो है हमारी तालीम। तालीम इतनी महंगी हो गई है कि अब वालिदैन अपने बच्चों को, मैंने तो बहुत सारे ऐसे वालिदैन भी देखे हैं अरमीत जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कासिर है सिर्फ इसलिए कि उनके पास फ़ीस देने के पैसे नहीं है, या उनके पास आम एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ, स्टेशनरी और बच्चों के स्कूल के जो तमाम तर वसाइल होते हैं वो पूरा करने के इस वक्त वो काबिल नहीं है। तो वो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हैं पाकिस्तानी, लेकिन हम उन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए स्कॉलरशिप का आगाज़ किए हुए हैं और बड़े अच्छे से बच्चों को स्कॉलरशिप के ज़रिए, जो कि ख़ास तौर पर ये वेरीफाई करके कि वो नीडी है और उसको इन तमाम तर वसाइल की ज़रूरत है, वो पढ़ना चाहते हैं, वो लायक है और अपना मुस्तकबिल उनका हमारी स्कॉलरशिप से रोशन हो सकता है। तो ऐसा कौन सा इदारा, ऐसी कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं जो इस पर काम कर रही हैं और जिनसे आप भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपका बच्चा तालीम हासिल करना चाहता है लेकिन वसाइल की वजह से तालीम हासिल करने से कासिर है। तो आपसे मुलाकात कराएंगे उन ओवरसीज़ पाकिस्तानी की भी, और जो कि इस काम का बेड़ा उठाए हुए हैं। और अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पता नहीं कितने लोगों की उन्होंने स्कॉलरशिप के ज़रिए तालीम जो है उसको आगे बढ़ाया है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब प्रोग्राम में चलते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ, डेली डोज की तरफ। तो मन डोज आपको देते हैं। पहली खबर डेली डोज की जो है वो इतनी पुरानी है कि जितना पुराना ये ख़त है। आपको खबर देते हैं 1916 में, मैं 2016 की बात नहीं कर रही, मैं 1916 की बात कर रही हूँ। 1916 में एक ख़त जो है वो लिखा गया। अब वो घूमता घुमाता मैक्सिमम मोर देन एक सदी के बाद की बात कर रही हूँ मैं, मतलब 10 साल 20 साल नहीं 100 साल की अगर हम बात करें तो 100 साल से भी ज़ायद का अरसा गुजर गया है। अब ये ख़त फाइनली उस मकाम पर पहुँचा है जहाँ पर इसको पहुँचना था।
एक दोस्त ने दूसरी दोस्त को ये ख़त लिखा और जिस मकाम पर लिखा, मेरे ख्याल से कहा यह जा रहा है कि डिपार्टमेंट यानी पोस्ट ऑफिस जो है जहाँ पर ये ख़त पहुँचा वो फॉर द टाइम बिंग बंद हो गया था। अब दोबारा जब उसको खोला गया तो जो सेव्ड वहाँ पर खतूत थे उनको उनके जो भी पोस्ट एड्रेस था अब उस पर पोस्ट किया गया है। अब उस जो जहाँ मुकाम पर ये पोस्ट होना था हरमीत, वहाँ तो अब कुछ नहीं था, ना कोई घर था। बेसिकली एक सहेली ने लंदन में ये अपनी सहेली को ख़त लिखा था। अब उस घर की जगह एक बिल्डिंग बन चुकी थी, उस बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स थे, लेकिन सेकंड फ्लोर के एक अपार्टमेंट पे इसको एक शख्स ने रिसीव किया और रिसीव करके फिर इसको खोला और देखा कि 1 सदी से ज़ायद पुराना ये ख़त, लेकिन अपनी हालत बरकरार थी हरमीत इसकी। ये एक एंटीक चीज़ है। अच्छा, वैसे आपने दुरुस्त फरमाया, खतूत का जो सिलसिला, मुझे आपने कोई वाक़या याद आ गया। जब हमारे गांव में ये खतूत उस वक्त आते थे और मुझे आज भी याद है कि कई लोग जो है उनकी जॉब हो जाती, उनको लेटर मौसूल हो जाता और वो डाकिया जो था कहीं ना कहीं उसकी जेलसी इतनी ज़्यादा थी कि वो खतूत जो है वो रोक के ना जब इंटरव्यू का टाइम गुजर जाता तब जाके वो ख़त पहुँचा देता। लेकिन इस ख़त की अगर आप ये देखें थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो घर मौजूद नहीं था और मिला भी तो कई सदी गुजर चुकी थी। लेकिन बहरहाल ये खत का जो सिलसिला था बड़े बड़े मज़े का होता था। और आपको याद है कि एक वक्त फिर ऐसा आया कि बाहर जो लोग बैठे होते थे मुख्तलिफ ममालिक में, क्योंकि टेलीफोनिक सिस्टम तो था नहीं, खतूत के ज़रिए सवाल और जवाब का सिलसिला होता था। फिर एक वक्त ये आया कि कहीं ना कहीं घर से ये डिमांड होती थी कि अब्बा या अपने भाई की जो है आवाज़ सुननी है। फिर टैप रिकॉर्डर आया, कैसेट जो है वो भेजी जाती थी। मुख्तलिफ ममालिक में जो लोग बैठे होते थे वो अपनी आप बीती और अपनी किस्से कहानियाँ जो है वो टैप रिकॉर्डर के ज़रिए जो है वो अपने गाँव तक, अपने इलाके तक भेजते थे और फिर उसको पूरी फैमिली जो है वो बड़े आराम से सुनती थी कि बाबा जी क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन खतूत, आप इस खत की बात करेंगे तो सदी गुजर गई है, टाइम गुजर गया है। अब हो सकता है वो सहेलियाँ जो है परलोक सुधारी हों, क्योंकि सारी बात इतना वक्त जो एग्जैक्टली और उस वक्त वो दोस्त थे, दोनों में आपस में काफ़ी अच्छी उनकी दोस्ती थी। आपको बताया ब्रिटानिया का एक शहर है बाथ, वहाँ से ये ख़त लिखा और ख़त जो है बेसिकली लंदन के लिए लिखा गया। लेकिन अब ये है कि दोस्त मेरे ख्याल से दोनों ही नहीं है और उनके बच्चे भी नहीं है। लेकिन अब ये पोस्ट ऑफिस से जब ये भेजा गया ख़त तो जहाँ रिसीव हुआ उनको काफ़ी खुशी हुई है, बिकॉज उन्होंने कहा कि इसका एक्सटर्नल जो बॉक्स था, एक्सटर्नल पेपर जो था वो भी अपनी हालत में बरकरार था। मैंने खोला तो मुझे लगा 2016 लिखा हुआ है, लेकिन 2016 नहीं था, वो 1916 था, यानी 1916 की हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा एंटीक ख़त है। पहले मैंने इसको खोलने की कोशिश नहीं की कि ये किसी का ख़त है, किसी का हो सकता है, लेकिन जब मैंने तारीख देखी तो फिर मैंने सोचा कि इसको खोल के पढ़ते हैं। अब उसकी स्याही भी अगर आप देखें तो जो पुराने कागज़ पड़े होते हैं और बहुत पुराने होते हैं तो वो खस्ता हाल हो जाते हैं। इस तरह से पेपर का भी हाल यही है, लेकिन राइटिंग वैसे की वैसे। और ऊपर जो टिकट लगी हुई है वो भी देखिए उस ज़माने की टिकट है, मतलब बात वो जो शहर था उस ज़माने की टिकट है और वो टिकट भी एंटीक है। तो भी जनाब ने फ़ौरन सोशल मीडिया पे लगा दिया इस एंटीक पीस को और लोगों ने इसको काफ़ी लाइक किया। लेकिन 1 सदी, अमेजिंग, 1 सदी तक अपनी हालत बरकरार रखे हुए हैं, ये भी बड़ी बात है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर भी इस तरह की ही है कि आपने मोहब्बत का इजहार करना हो तो एक ज़माने में मोहब्बत के इजहार के लिए आप ख़त लिखते थे, अब ज़माने में मोहब्बत के इजहार के लिए आपको टैटू बनाना पड़ता है। शोहर ने बीवी को खुश करने के लिए वैलेंटाइंस डे पर शादी का जो सर्टिफिकेट था उनका, उसने बाजू पे टैटू करवा लिया। मतलब हर जगह जाएंगे, उनसे पूछेंगे आप मैरिड है या नहीं, तो वैसे करके दिखाएंगे यस सी आई एम मैरिड, लेकिन पूरा का पूरा सर्टिफिकेट ही टैटू करवा लिया अपनी बाजू पे। हरमीत, बहुत मोहब्बत है इसको, मुझे लगता है। आप देख लेना कि हाँ बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वैसे तो अगर आप गुर्दा भी निकाल दें बेगम को के सामने रख दें कि भैया मैं आपका ही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं मानेगी बेचारे ने, इसलिए कि कहीं ना कहीं सबूत के तौर पर क्योंकि आपको देखे बाहर दुनिया में फिर शक का जो है रिवाज वो बहुत ज़्यादा है। यानी कहीं ना कहीं अगर आपका हस्बैंड थोड़ा बहुत खूबसूरत है तो फिर वहाँ पे मामलात ये होते हैं कि बीवी पूरी जासूस आपके पीछे बनती है, या वो बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो, तो ये सिलसिला वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उस बेचारे ने कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट जो है वो थमा ही दिया कि भैया अब हाथ पे लगा हुआ है और मैं हूँ सर्टिफाइड हस्बैंड हूँ, इसीलिए अब कहीं ना कहीं माफ़ी तलाफ़ी होगी, इस बहाने बीवी ने माफ़ कर दी होगा। और ना वैसे माफ़ी तो आम तौर पर बेगमों की जानिब से मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये तो जी वैलेंटाइंस डे का मोहब्बत भरा एक जेस्चर था जो कि इन्होंने दिया अपनी बीवी को, और ये वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट था, मतलब ये तोहफा उन्होंने दिया। तो लड़की तो खुद बड़ी हैरान होगी कि अच्छा मुझे अंदाज़ा
अंदाज़ा नहीं था कि इतनी मोहब्बत में मेरे शौहर ये कर लेंगे। खैर वो काफ़ी खुश है और ये खबर काफ़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। तो आप ये मतलब डोंट ट्राई एट होम प्लीज़। आप मोहब्बत का इज़हार किसी और तरीके से कर लें, टैटू बना के अपने आप को तकलीफ दे के भी फेमस होने की क्या ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं जनाब। अगला डेली डोज जो है वो भी इस तरह से ही इंटरेस्टिंग है, और इससे इंटरेस्टिंग है इन तमाम काम करने वाले लोगों के लिए जो 9 to 5 जॉब करते हैं, लेकिन 5 o'clock के बाद भी उनको लगता है कि कल का थोड़ा पेंडिंग काम अगर आज कर लें तो शायद थोड़ा बेहतर काम हो जाए, या फिर बॉस की जानिब से बाजुकत ये कहा जाता है कि नहीं, यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क, उसके बाद ही आपको छुट्टी होगी। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसका ताल्लुक जो है भारत से है, उनके शहर इंदौर से है, उन्होंने क्या किया जी, वहाँ जो काम करते हैं ऑफिस में तमाम तर एम्प्लॉयज़, उनके सिस्टम पर एक इंडिकेशन आता है जब 5 बजते हैं, 5 बजते साथ वार्निंग आ जाती है। वार्निंग क्या होती है? शिफ्ट अब ख़त्म हो चुकी है, काइंडली आप अपने घर जाएं, यहाँ पर आपकी सहूलियात की या आपकी सर्विसेज की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हरमीत, मुझे लगता है ये हर जगह होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपके प्रोफेशनल लाइफ में या आपकी जॉब की वजह से आपके घर वाले, आपकी बीवी, आपके बच्चे, बाजुकात आपके घर वाले, आपके अम्मा बाप, बहन भाई, हर बंदा निगलेक्ट होता है और वो ये मुतालबा करता है कि हमें टाइम पूरा दिया जाए। तो ये ऑफिस में जनाब कहते हैं कि अगर आप सिस्टम पे मजीद बैठे रहेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। सो प्लीज़ गो होम। हमारे भी ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि हर कंपनी में होना चाहिए। अगर इंदौर की हम बात करें तो इंदौर एक ऐसी सिटी है जहाँ पे कंपनीज या जॉब करने वालों की बहुत बड़ी तादाद है हिंदुस्तान में वैसे अगर हम देखें। लेकिन ये मैसेज बड़ा खूबसूरत सा है कि भाई अगर हम साफियों की बात करते हैं या हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस तबके से हमारा ताल्लुक़ है कि हमारा जो यानी हमारी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है। किसी वक्त भी कोई भी खबर, कोई भी हंगामा हो सकता है और हम वहाँ पे पहुँचने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, कुछ कंपनीज़ के अपने रूल्स होते हैं और कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि यहाँ हमारे मुल्क में भी यही सूरत हाल है कि जो कंपनीज़ में काम करने वाले मुख्तलिफ लोग जॉब्स करने वाले हैं तो उनकी भी लाइफ कहीं ना कहीं टफ होती है। सुबह आते तो फिर कहीं ना कहीं रात को अंधेरे में भी उनको जाना पड़ता है। लेकिन ये आपने तो फरमाया कि आपके पास एक खूबसूरत टाइम है, 5 बजे तक आपने अपनी ड्यूटी दे दी और फिर उसके बाद चले गए अपने घर, अपना वक्त जो अपनी फैमिली को भी दिया। ये एक अच्छा तरीक़ाकार होना चाहिए। वैसे अगर हम सरकारी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे हालात थोड़े गंभीर है, बड़े मुश्किल है। 5 बजे छुट्टी हो रही है तो 3:30 बजे लोग गायब हो जाते हैं। और वैसे भी इस्लामाबाद में या जहाँ जहाँ सरकारी इमारतों में लोग काम करने वाले लोग हैं तो यकीन माने कि आपको एक आरामदेह जॉब की अगर ज़रूरत है, अगर आप काम नहीं करना चाहते हो तो वो है हमारे सरकारी दफातर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं मुकाबला टफ है और उस टफ होने की बिना पर लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी से अंजाम देते रहते हैं। और हरमीत, आपकी इतनी अच्छी बात है ना कि मैं इस बात पे वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, जब आपसे कहा जाता है ना कि सरकारी जॉब कर लें तो अगले बंदे के माइंड में पता क्या आता है? सरकारी जॉब होगी, काम नहीं करना पड़ा होगा और अलाउंसेस बिला वजह मिलेंगे, मज़े। मतलब हमारे मुल्क में ये सूरत हाल है कि सरकारी जॉब इज़ इक्वल टू आराम, रेस्ट ऑफ द लाइफ आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। जबकि प्राइवेट जॉब से लोग इसलिए भागते हैं बिकॉज प्राइवेट जॉब में आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन आप काम ज़्यादा करते हैं तो उतने ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको पे भी करते हैं आपकी सर्विसेज के वेस। ऑल दो ये एक प्राइवेट ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बात हम कर रहे हैं कि अगर आप सिस्टम पर बैठे रहेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। इसलिए अगर 5 बज गए हैं, योर टाइम इज़ ओवर नाउ, गो होम एंड रेस्ट करें, अपने घर वालों को टाइम दें। इतना बिला वजह काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात है हरमीत कि ज़िंदगी को मुलाजमत की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली अगर हम मुलाजमत करें तो हमने अपनी सारी ज़िंदगी, आप अपने आप को देखें कि आप यहाँ से शो करेंगे, उसके बाद आप फील्ड में चले जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, शाम को कोई और ना कोई चीज़ आपने लाइन अप की होगी। अगर मेरी बात करूँ, मैं यहाँ से निकलूँगी, कोई ना कोई चीज़ हमने और लाइन अप की होगी करने के लिए। तो हम काम करते हैं, तो बेसिकली मुलाजमत की ज़रूरत हमें है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मुलाजमत की ज़रूरत है। ज़िंदगी को मुलाजमत की ज़रूरत नहीं है कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी ही मुलाजमत को डेडिकेट कर दी है। तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें और इसको सिर्फ ज़रूरत की हद तक रहने दें, ज़िंदगी ना बनाएं मुलाजमत को। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है वो इतनी ही इंटरेस्टिंग है कि ये खातून का हम जिक्र करते हैं। एक खातून है, उसने डायनासोर के 16 करोड़ साल, आई एम रिपीटिंग अगेन, 16 करोड़ साल पुराने ये पैरों की निशानात जो हैं वो दरियाफ्त करनी है। अब उन्होंने कैसे किए? बेसिकली यॉर्कशायर जो एक साहिल है, वहाँ पर ये खातून हमेशा सीपियाँ ढूंढने जाती थी और वहाँ पर गई है तो कहती मैंने पहले भी बहुत दफ़ा डायनासोर के छोटे छोटे ऐसे निशानात देखे हैं और फॉसिल्स भी मुझे काफ़ी मिले हैं और इस तरह की निशानदेही मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन इतने बड़े साइज़ का डायनासोर का पैर का निशान पहले मैंने नहीं देखा। और अब जब वहाँ पर उसको इंडिकेट किया तो वहाँ के जो साइंसदान हैं, जो तहकीकात करने वाले लोग हैं, जो मुहक्किक हैं, उन्होंने क्या किया कि इसको सेव करने का फ़ैसला किया है। और वो इस बात से काफ़ी खुश है हरमीत कि हमें ये बात पसंद आई है कि डायनासोर जो है वो साहिल पे जाना पसंद करता था और वो वहाँ भी इंजॉय करता होगा।
वैसे डायनासोर की अगर बात करें तो क्योंकि तारीख में इसका इसलिए एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है कि वजह ये है कि शुरुआती दुनिया में इसी का ही यानी आप ये देखें ना कहीं इसकी हुकूमत चलती थी और गिरफ्तार चीज़ों पर इसी की थी। और अब हम अगर देखें तो यानी तहकीकात का जो सिलसिला है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट या मुख्तलिफ ममालिक की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसका वजूद हमें नज़र आता है, चाहे हम हिंदुस्तान या पाकिस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो एक ही थे, यानी हिंद की बात करें तो जहाँ से हम मुख्तलिफ, चाहे वो अब हम देख रहे हैं कि चाहे वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं या हिंदुस्तान के साइंटिस्ट हैं या दीगर ऐसे साइंटिस्ट जो खासकर एशिया के ममालिक में आते, तो उनकी तहकीकात से हमें पता चला कि डायनासोर का वजूद यहाँ पे भी था। और कहीं ना कहीं आपने ही खबर, इससे खबर जो है वो इंग्लैंड के बारे में थी कि इंग्लैंड में भी डायनासोर के जो वजूद हैं वो पाए गए थे। तो हम देख रहे हैं कि साइंस की दुनिया में एक तो ये दरियाफ्त है कि आप देखें एक खातून है जो सुबह सुबह जाती हैं और कहीं ना कहीं तलाश किसी और चीज़ की होती है और तलाश में कहीं और चीज़ मिल जाती है और फिर साइंसदानों को जो है उनकी मदद लेना। यकीनन हम देख रहे हैं कि तहकीकात का ये जो अमल है ये पहले भी ज़्यादा था और अब इससे और ज़्यादा होता चला जाए और कहीं ना कहीं इंसान को उस माजी यानी हज़ारों साल करोड़ों साल गुजरे उस ज़माने की जो चीज़ें हैं वो आज हम कहीं ना कहीं देखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। कहीं ना कहीं उसका सहरा जो है वो साइंसदानों को इसलिए जाता है कि उनकी तहकीकात से ये सारा अमल जो है वो कंप्लीट होता है और तब जाके कहीं न किसी सूरत में हमारी तरफ आके उसको हम देख लेते हैं। लेकिन इसको फौरी तौर पर महफूज करके जो है ना म्यूजियम मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। यॉर्कशायर का साहिल जो है इसे मेरे ख्याल से जुरासिक कॉस्ट भी कहते हैं और यहाँ पर पहले भी बहुत सारे डायनासोर के पाँव के निशानात और फॉसिल्स जो है वो मिले हैं, लेकिन इतने बड़े साइज़ के पहले कभी नहीं मिले। तो उन्होंने फौरी तौर पर इसको जो है वो सेव करने का फैसला किया है म्यूजियम में, ताकि डायनासोर के शौकीन बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर म्यूजियम में रखा जाएगा तो उनके लिए काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है कि वो जाएँ और जाकर इनके निशानात और इनकी बाकियात जो है उसको देखकर काफ़ी अम्यूज़ होते हैं बच्चे। मैंने तो बच्चों को बड़ा शौक रखते हुए देखा है डायनासोर्स को देखने का और बड़ा वो इमेजिन करते हैं ऐसी चीज़ों को। ऑल्दो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। अब लेते हैं एक क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहले ये कि इमरान खान साहब की आज पेशी है, फाइनली उन्होंने इस चीज़ का फैसला किया है कि वो पेश होंगे, लेकिन साथ ही साथ बुध को जेल भरो तहरीक का भी बाकायदा आगाज़ करने का इंदिया उनकी जानिब से दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि हमारी तमाम तर तैयारी मुकम्मल है। इस पर हम बात कर लेते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कहिएगा कि इलेक्शन की तारीख की तो बात ऐसा हो नहीं रही, लेकिन जो मुशावरत के लिए सदर की जानिब से इनविटेशन दिया गया था वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। मतलब दोनों जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जा रही और फोकस इस बात पर आ गया कि जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी, जिसकी तैयारी इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने मुकम्मल कर ली है और तमाम चीज़ें तैयार हैं। तो क्या हुकूमत इस चीज़ के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हर दौर में, जिस मुल्क में भी सियासी दौर होता है, जमहूरियत होती है, वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज चलती रहती हैं और पाकिस्तान में भी इस तरह जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो आपने देखा कि भुट्टो जरदारी महंगाई के खिलाफ कराची से लॉन्ग मार्च लेके आए, अपना मौलाना फजल रहमान ने धरने दिए, मरियम नवाज ने जेल से जुलूस किए। तो ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो मुल्क का अपना मुहाफिज है वो आइन और कानून है। आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। जिस तरह अदम एतमाद के वक्त कहा गया था कि 14 दिन के अंदर वोटिंग लाजमी है हर सूरत में, क्योंकि आइन में इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसी तरह कई असेंबलियां तहलील हुई हैं तो वहां पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। अब इस वक्त जो अपना इलेक्शन कमीशन का इदारा है, बेसिकली तो ये एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है, लेकिन लगता है कि ये एक सब्सिडरी बनी हुई है इस वक्त हुकूमत के जो फैसले हैं उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जो सदर मुमलिकत का प्रेसिडेंट हाउस इतना बड़ा न्यूट्रल एक इदारा होता है, अगर उन्होंने मुशावरत के लिए आपको बुलाया है तो आपको इस किस्म का खत का जवाब नहीं देना चाहिए, जिसमें आपने वैसे तो आइन और कानून की बड़ी मिसालें दी हैं, आपने को आइन पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन आइन में जो है वो आपको ये नहीं पता कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जब सूबाई असेंबली या जो कोई असेंबली तहलील होगी तो उसके 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन करवाने हैं। तो इलेक्शन कराने के लिए आइन की ये मामूली सी एक शिक है, उसकी तरफ आपको जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए और मुल्क में क्योस नहीं फैलाना चाहिए। 1970 में हमारे पास आइन नहीं था, लेकिन आपने देखा कि उस वक्त कितना बड़ा क्योस हुआ और कितनी दोनों तरफ से जो सर्द मोरी थी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, उसके बाद आपको आधा मुल्क खोना पड़ गया। तो इस वक्त भी जो
मईशत के हालात हैं, और जैसे वजीर दिफा मोहम्मद आसिफ कह चुके हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, तो भाई आप पाकिस्तान के ऊपर तजुर्बे तो ना करें ना, पाकिस्तान के स्टेट के ऊपर अपनी सियासत ना करें। जो आइन कहता है उसके मुताबिक आप चलेंगे। अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम भी आएगा। तो मेरे ख्याल से सबको इलेक्शन की तरफ नसीम सिद्दीकी साहब, आपने दो अगर हम देखें, एक तो इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ सामने आया, यानी मशावरत से उन्होंने इनकार कर दिया है, तो दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर है वो ये बात करते नजर आते हैं कि भाई हाई कोर्ट जो है वो उसे नहीं बुला सकता। इलेक्शन कमीशन के मामलात को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं रुख किसी और तरफ जा रहा है। ऐसे में ऑडियो वीडियो का जो मामला है वो भी हमारे सामने है। आपको क्या लगता है कि सर ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, यानी एक साबिक आर्मी चीफ जो ये बात करता है कि मेरे पास बहुत सारी ऑडियो और बहुत सारी वीडियोज हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारा किस किस्म का इमेज जाता है, या जो हमारे पीएम हाउस में बैठे लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मुख्तलिफ वज़रा हैं, उनको अपने काम में कितना खौफ महसूस होगा कि कहीं ना कहीं उनकी भी ऑडियो वीडियो जो है मुस्तकबिल में आ सकती है? हरमीत, बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने। मैं इसमें आपको ये एक बात बताता चलूं कि जब आप अपने मुल्क में सिक्योर नहीं है, यानी कि जब आपके जो मुलाजिम है, जितनी भी एजेंसीज होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाता है। अगर उनके अपने ही मुलाजमीन जो उनके नीचे काम करते हैं वो अपनी बॉस की अपना वीडियोस या ऑडियोज टेप करना शुरू कर देंगे, तो ये बैरून मुल्क जो सरबराह मुमलिकत आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ ग्रीन फोन के ऊपर बात करते हैं। अरमीत, आपको पता ही होगा कि ग्रीन फोन वो होता है जो कि बिल्कुल एक सिक्योर फोन होता है, जिसके ऊपर बड़ी सीक्रेसी वाली बातें की जाती है। तो अगर वही फोन टेप हो रहा है तो कौन सदर मुमलिकत आपके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी की कोई बात करेगा, या कोई और इदारा या इन्वेस्टर्स आपके साथ किस तरह बात करेंगे? तो ये आपके मुल्क की जग हिसाई है, क्योंकि जो भी ऑडियो और वीडियो लीक्स आई ना तो वो अदालत में गई, ना उनका कोई फैसला हुआ। ये सिर्फ पाकिस्तान की जग हिसाई के लिए की जा रही है, और जो भी कर रहा है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, या उसको के सामने डालना चाहिए। सर, इस पर कोई नोटिस तो तब दिया जाए ना जब इसको हम समझे कि ये कोई बुरी चीज हो गई है। अब ऑडियो या वीडियो लीक्स आती है तो ये तो इतना फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है तमाम तर चीज़ों ने, मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया अगर हम बात करें या हम सियासतदानों की बात करें, तो कोई ना इसकी तरदीद करता है ना कोई इसकी तस्दीक करता है। जबकि अब अगर देखा जाए तो रिसेंटली जो स्टेटमेंट दी गई है मरीम नवाज की जानिब से, जब वो काफ़ी अरसे बाद उन्होंने कोई मेन स्ट्रीम मीडिया को चूज़ किया और वो स्क्रीन पर आई, उन्होंने कहा कि हमें बेसिकली ईमानदार जजिस की ज़रूरत है, इमरानदार जजिस की नहीं। उन्होंने ऑडियो लीक्स का भी जिक्र किया, लेकिन ये जिक्र कहीं नहीं आया कि इस पर नोटिस भी लेना चाहिए। देखिए सोहा, आपने बड़ी अच्छी चीज की तरफ निशानदेही की है। मकसद ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मौजूद है, हाई कोर्ट्स मौजूद है, तो उनको इन चीजों के फैसले करने हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 4 महीने पहले इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है कि ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, और इस तरह वजीर आजम या किसी के भी फोन टेपिंग नहीं। और आपको पता है अमेरिका में बहुत बड़ी गवर्नमेंट्स जो है इन बातों के ऊपर गिर चुकी है। तो हमारे मुल्क में तो खैर इस तरह के मामलात ही नहीं है, कोई मॉरल वैल्यूज वाले सिलसिले ही नहीं रह गए। कुछ हरमीत ने भी जरा सवाल पूछे थे, मैं उनके भी जवाबात देता चलूं कि बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब इदारे एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, सदर मुमलिकत पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा होता है, उसकी एक फादरली फिगर होती है। अगर गवर्नर समझेगा कि मैं मावराए आइन हूँ और मुझे कोई अदालत नहीं बुला सकती, इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि मैं मावराए हर चीज हूँ, मैं इंडिपेंडेंट इदारा हूँ, मुझे सदर मुमलिकत नहीं बुला सकता, तो इस तरह तो मुल्क का निजाम नहीं चलेगा। अगर आप अपने काम करते चले जाए तो फिर तो आपको कोई नहीं बुलाएगा। लेकिन कोई चीज भी दुनिया में या पाकिस्तान में मादर पदर आजाद नहीं है कि आप अपने फैसले नहीं कर रहे। जो काम आपको दिया गया, आवाम के टैक्स के पैसों से अरबों रुपया आपकी पुरतईश जिंदगी के ऊपर खर्च होता है, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां दी जाती है, आपको मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है, मुफ्त आपको बिजली फराम की जाती है, और जो काम आपको दिया जाता है, सौंपा जाता है, अगर वही काम आपको नहीं देंगे तो फिर कौन आपको बुलाएगा? कोई अगर नहीं बुला सकता तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप बादशाह हो गए। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अदम एतमाद के जरिए उतारा जा सकता है, पाकिस्तान का सीएम जो है अदम एतमाद के जरिए उतारा जा सकता है, तो आप क्या बेचते हैं? आप अगर गवर्नर होंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कोई घर से गवर्नर ही लेके आए हैं, आपको आवाम ने गवर्नर बनाया। और आप ये देखें कि जो वजीर आजम है वो तो कौमी असम्बली के वोटों से वजीर आजम बनता है, जबकि सदर मुमलिकत को तो आपके जो 2 आला इदारे हैं, सुबह कौमी असम्बली और सेनेट जो आपका है, वो मिलके आपको सदर मुमलिकत बनाता है। तो अगर हम अपने सदर मुमलिकत की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में
जलघिसाई होगी और कोई भी फिर आपके प्रेसिडेंट नसीम सिद्दीकी साहब, एक और चीज की तरफ आपसे जानना चाहूंगा। हम देखते हैं कि पार्लियामान में मामलात, सियासतदान कहीं ना कहीं जो है वो पार्लियामान में मामला तय करने के बजाय अदालतों का रुख करते हैं। कल आपने इंटरव्यू देखा, सबने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने एक और बात भी की जिसमें उनका कहना यह था कि मुल्क में जब एहतिसाब का अमल शुरू होता है तो तब जो है लोग यहां से भाग जाते हैं। तो मरियम नवाज साहब ने अपने खानदान की तरफ क्यों नहीं देखा कि सबसे बड़ी लिस्ट तो उनके खानदान से निकल आती है कि जो जब एहतिसाब का अमल शुरू हुआ तो नवाज शरीफ साहब अभी भी टैबलेट्स लेने के लिए, दवाई लेने के लिए वापस नहीं है लंदन से। ऐसे में उनके चाहे उनके बहनोई हों या दीगर लोग हों, कज़न जिस तरह हमने देखा है, या उनके भाई हों, तो सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमें नजर आती है। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि अदालतों पर एक बार फिर जब मामला अदालत में जाता है तो सियासतदान अदालतों पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं। हम मरियम नवाज साहब के स्टेटमेंट को अगर देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे सर इस पे आप? हरमीत, इसमें बहुत सारी चीजें जो आपने सवाल पूछा, मैं इसका टर्न बाय टर्न जवाब दूंगा। अच्छा, ये अगर आप नवाज शरीफ साहब के दौर से पहले भी चले जाए ना, तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अदालतों पे एतबार नहीं किया जाता और पाकिस्तान के बहुत सारे सियासतदान जो है वो लंदन जाते रहे। उसमें अगर आप देख लें कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एग्जाइल काटी, मुस्तफा खर साहब उसमें थे, अब्दुल हफीज पीरजादा साहब थे, बेशुमार लोग जो है पहले भी पाकिस्तान छोड़ के चले जाते थे। जबकि अगर आप हमारे हमसाये मुल्क भारत की तरफ देखें तो वहां पे मैंने देखा है कि शायद वहां पे कोर्ट्स के ऊपर कुछ फैसले गलत हैं जिनके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद का। लेकिन बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि वो लोग मुल्क छोड़ के नहीं जाते और अपने मुल्क में सजा काटते हैं। अगर आप लालू प्रसाद यादव की तरफ देख लें, आप माया देवी की तरफ देख लें, आप सलमान खान की तरफ देख लें, आप संजय दत्त की तरफ देख लें, उन्होंने मुल्क में रह के जो है वो जेल काटी है और वहां से फरार नहीं हुआ। और जिस तरह कल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि कोई किसके कंधों पे चढ़ के आता है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मैंने वाहिद पॉलिटिशियन जो है वो इमरान खान देखा है जिसने 20-22 साल स्ट्रगल की, इलेक्शन हारा, उसकी पार्टी हारती रही। जबकि देखें कि नवाज शरीफ साहब को गवर्नर जिलानी साहब लाए थे, यानी कि वो तो एक सेट बात है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी। और उसके बाद आप देख लें कि जिस तरह 1999 में सियासतदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, उसका नतीजा क्या निकला कि 12 अक्टूबर 1999 को मुल्क में मार्शल लगा, मुशर्रफ साहब आए, फिर लोगों को एग्जाइल में जाना पड़ा। तो ये तो खैर नवाज शरीफ फैमिली की तो हिस्ट्री है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर बुरा वक्त आता है वो मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं। और लेकिन मेरे ख्याल से ये पॉलिटिशियंस को इस वक्त कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इन तमाम चीजों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। जब भी सियासतदानों की आपस की लड़ाई होती है तो तीसरी कुव्वत को उसमें मुदाखलत की मौका मिलता है। अगर सियासतदान कुर्बानियां देंगे, जेलें काटेंगे, देखिए लीडर को क्या डरना। दुनिया के आप बड़े बड़े लीडर ले लें, गांधी साहब को ले लें, नेल्सन मंडेला को ले लें, लोगों ने जेलें काटी हैं, उसके बाद उनके मुल्क में राहत आई है या बेहतरी आई है। तो इस सियासतदान को जेल से नहीं डरना चाहिए, उनको अदालतों में पेश होना चाहिए। सियासतदानों की आप बात कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब, एक और सवाल अगर टाइम है सुहा तो मैं कर लूं, फिर अगर टाइम है तो जी। नसीम सिद्दीकी साहब, अगर हम देखें जेल भरो तहरीक का जो मामला है वो शुरू हो रहा है, आपने भी देखा कि 23 तारीख का टाइम रावलपिंडी में दिया गया है। अब ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि मौकिफ जो सामने आ रहे तहरीक इंसाफ की जानिब से कि खान साहब उसमें नहीं होंगे, दीगर जो लीडर हैं वो होंगे, तो ऐसे में हमने जब भी देखा है कि इमरान खान साहब जब नहीं होते तो वो तहरीक जो है या वो एहतिजाज जो है या वो जलसा जो है वो कभी कामयाब नहीं होता। तो क्या इमरान खान साहब के बगैर जेल भरो तहरीक कामयाब हो जाएगी और प्रेशर क्या वो बिल्ड पाएगी? हमने माजी में जितना भी देखा है खान साहब उस तरफ प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाए। सर हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा हरमीत। ये जो पीटीआई है इसका सारा महवर जो है वो इमरान खान है और तमाम सियासत उनके इर्द गिर्द घूमती है। और अगर इमरान खान साहब नहीं देंगे अपना गिरफ्तारी तो मुश्किल हो जाएगा इसको तहरीक को कामयाब होने पे। लेकिन इमरान खान साहब की एक खूबी है कि वो पॉलिटिक्स के अंदर मोमेंटम को बरकरार रखते हैं। अगर आपको याद हो कि उन्होंने 2014 का धरना दिया था, धरना काफी कामयाब रहा था लेकिन उसको खत्म करना पड़ गया था। लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन भले 2018 में हुए लेकिन जीत जो है वो पीटीआई के हक में आई। तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है जो एक्टिव नजर आ रही है। मतलब जेल भरो तहरीक भी एक इलामती तौर पे हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकता है इसमें कामयाबी ना मिले। लेकिन आप देखें कि जो सुबह से टीवी के ऊपर प्रोग्राम शुरू होते हैं वो सिर्फ इमरान खान के इर्द गिर्द घूमते हैं, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का या किसी पॉलिटिशियन का शायद इतना जिक्र भी नहीं आता। तो जितनी यंग जनरेशन है, जब मैं बाहर निकलता हूँ, लोगों से सवाल करता हूँ, उनका रुख पूछता हूँ, तो हर बंदा जो है वो पीटीआई की तरफ
जो है रुख है उनका। तो पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए, देखिए इलेक्शन तो ज़िया लोग को भी करवाने पड़े थे, इलेक्शन तो मुशर्रफ को भी करवाने पड़े, तो इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे आज हो या कल हो, लेकिन इमरान खान ने पीटीआई का मोमेंटम बरकरार रखा हुआ है। उनके अपने कारकुनों का लहू वो गर्म करते रहते हैं और इसका नतीजा जो है वो आने वाले इलेक्शंस में आएगा, जिसमें मुझे तो नजर आता है कि कम से कम एक दफा तो इमरान खान भारी अक्सरियत के साथ जीतेंगे और बाकी पार्टीज को बहुत नुकसान है। और ये इलेक्शन से पीडीएम भाग भी इसलिए रही है कि उनको पता है कि पॉपुलैरिटी बहुत कम होगी। सर इस पर कमेंट कीजिएगा, सियासी अदम इस्तेहकाम इतना ज़्यादा हो गया कि हमारी सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही। पेशावर के बाद कराची पर जो कराची पुलिस चीफ का ऑफिस है, एक हसास तरीन इलाका है, थाना 7 है सदर का, उसके अलावा शारा फैसल है, तो ये यहाँ पर सर फोकस तमाम तर चीज़ों का सिर्फ सियासत पर ही है, इसलिए हमारे सियासतदान या कंसर्न डिपार्टमेंट्स सिक्योरिटी को लेकर एक्टिव है ही नहीं। मुल्क की सूरत हाल इस लिहाज से भी काफ़ी ख़राब हो रही है। देखिए हमारे पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी हमेशा पाक अफवाज ने जो है उसमें बेहतरीन किरदार अदा किया है। जितनी जाने पाक फौज ने दी है शायद किसी ने भी ना दी हो। वो रात को जागते हैं, हिफाजत फरमाते हैं सरहदों की, तो हम लोग सुकून से सोते हैं। कराची में भी आपने देखा कि हालांकि पुलिस चीफ के ऑफिस के ऊपर हमला हो रहा था, लेकिन वहां पे रेंजर्स और फौज ने आके तमाम मामलात को संभाले। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, अगर आप उनको बजट नहीं देंगी, मईशत खराब होगी और दूसरी तरफ दुश्मनों के पास खुला पैसा होगा तो मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। और जो हमारी सिविल हुकूमत है उसकी सबसे बड़ी निकम्मापना ये है कि उनकी तवज्जो ये है कि वो एसएचओ को फोन करके कहते हैं कि शेख रशीद साहब को धक्का दे दो, फवाद चौधरी साहब के मुंह पे कपड़ा डाल दो। जब आपकी मेंटेलिटी ये चल रही होगी, आपकी सोच ये होगी, आपकी तवज्जो इन चीजों की तरफ, और आप जब अपने सियासतदानों के फोन टेप कर रहे हैं, ऑडियो टेप कर रहे हैं, लेकिन आप दहशतगर्दों के टेप नहीं कर रहे, उनकी मूवमेंट्स का आपको नहीं पता चल रहा। एक महीने से वो दहशतगर्द कराची में मौजूद थे, वहां पे अपनी वो रैकी भी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आपकी सारी तवज्जो सियासी मुखालफिन को जो है वो जमीन दिखाना है, इसकी वजह से हालात बहुत खराब है। मेरे ख्याल से सबको अकल के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, थैंक यू जॉइनिंग अस टुडे। और आपका रिव्यू जो है इस हवाले से बिल्कुल ठीक है कि तमाम चीज़ों को मलूज़े खातिर रखना चाहिए, वो मुल्क की सिक्योरिटी हो, सियासत हो या माशी सूरत हाल हो। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो चलते हैं फौरी सवात। हरमीत से पूछते हैं कि सवात का कौन सा ऐसा बाज़ार है जो तारीख़ का हामिल है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तारीख़ का कीमती असासा है। तो हम पहले पैकेज देख लेते हैं और फिर हरमीत से इस पर कॉमेंट लेंगे। हैव अ लुक। पाकिस्तान का जन्नत नज़ीर हित्ता सवात, जिसको एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये वादी गंदहारा तहजीब बुद्धिज़्म के असर से भरी पड़ी है। सवात के मेन गेटवे पर वाक़या बाजीरा, जो अब बरीकोट के नाम से जाना जाता है, एक तारीखी इलाका होने की वजह से पूरी दुनिया से मुहक्किकीन और सयाह यहाँ आते हैं। बाजीरा शहर दरअसल जो है पूरी टूरिस्टों का तवज्जो का मरकज़ भी है और इटालियन हुकूमत इस पे बड़ी फोकस है। डॉक्टर लूका जो है कंट्री डायरेक्टर है और उन्होंने काफ़ी आसार जो है दरियाफ्त किए हैं। अभी रिसेंटली तुर्क शाही उस्मानिया दौर का एक मंदिर जो है वो भी दरियाफ्त हुआ है, जो पूरी दुनिया के टूरिस्ट बरीकोट का रुख करते हैं। ज़माना कदीम में पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए आते थे। अब भी अपनी खूबसूरती और तारीखी हैसियत रखने की वजह से ये वादी सयाह को अपनी तरफ खींच लाती है। तारीखी हवाले से बरीकोट जो है वो प्रॉपरली ये जो स्वात का गेटवे है, बेसिकली इल्म का मरकज़ था, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी दरियाफ्त हुआ है, तो इस वजह से सियाह जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर जब आते हैं तो यही चीज़ें जो यहाँ पर है वो इसको कैंच लेके आते हैं। सवात के आगोश में मुख्तलिफ तहजीबों ने परवरिश पाई है, जो आजकल स्कूल के बच्चे स्टडी टूर के लिए भी यहाँ आते हैं। सवात अगर एक तरफ सयाहों का मस्कन है तो दूसरी तरफ भी एक बड़ी तारीख का अमीन भी है, जो पूरे मुल्क और फॉरेन से लोग यहाँ पर सैर करने के साथ साथ तारीख देखने के लिए भी आते हैं। कैमरामैन अजब खान के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़ सवात। सो पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड और फिर बाजीरा बाजार। हरमीत आपने विजिट तो यकीनन किया होगा इस बाजार का। हरमीत आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मुझे वैसे पैकेज की आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पैकेज मैंने देखा, यानी ये जो इलाका है बरीकोट के पास गालीगे इलाका है। हाँ। कहीं ना कहीं बहुत सारे दोस्त मेरे यहाँ पे भी है, जब हम उधर पढ़ रहे थे सवात में, तो ये इलाका बड़ा तारीखी इलाका है। और ये जो स्टोपा आपने देखा
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको महफूज बनाने के लिए बहुत कोशिश की जा रही, क्योंकि बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो बुद्धा की जो राख थी वो यहाँ पे भी, क्योंकि बुद्धा की जो राख है वो 7 ऐसे स्टोपे हैं जो हिंदुस्तान में भी हैं, श्रीलंका में भी और पाकिस्तान में भी इसी स्टोपा में उनकी राख दफन की गई थी। तो फिर ये स्टोपा बना दिया गया था और यहाँ पे अगर हम देखें तो बुद्धिज़्म के आसार, हम सिकंदर आज़म के वक्त की ज़माने की जो चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ गालीगे का जो इलाका है, बरीकोट का जो बाज़ार है, वहाँ पे आपको नजर आएंगे। और यूसुफजई ट्राइब जो कबीला था वो जब यहाँ पे एंटर हुआ तो वो भी कहीं ना कहीं उनके आसार, जब आप यूसुफजई कौम की सरगजिश बुक पढ़ती हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी नॉलेज मिल जाती है। और जहांगीर बादशाह जब था तो यहाँ पे वो जब पहुँचा, जब उनको खबर हुई कि यूसुफजई ट्राइब जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, तो फिर उनसे भी यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हुई और फिर एक मामला जो है वो तय पाया। और इसी पहाड़ों में वो मामला जो है यूसुफजई कौम की जानिब से एक रिश्ता पेश किया गया जहांगीर बादशाह को, और उसके बाद मामला जो है मफाहमत से तय करके जहांगीर बादशाह हिंदुस्तान की तरफ वापस चले गए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तारीख है। यहाँ की मौसम भी खूबसूरत है, फिर कहीं ना कहीं तारीख़ी मुकामात पर जब आप जाते हैं तो यकीनन आप मजीद इंजॉय करते हैं सारी चीज़ों को। अच्छा, रिच इन एवरीथिंग ना, आप कल्चर की बात करें, आप तारीख की बात करें, आप वहाँ के लोगों की बात करें, तो मैं हमेशा इस चीज़ को कोट करती हूँ कि अगर आप इन नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, खासतौर पर सवात में जाएँ, कलाम में जाएँ, आगे वाले इलाकों में, तो लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं। मतलब सयाह जो पाकिस्तान से आते हैं वो तो आते ही आते हैं, जो फॉरनर्स आते हैं, आपको पता है बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें तो उसको रिसर्च करने वाले मुहक्किकीन जो है वो बड़ी तादाद में इन जगहों का रुख करते हैं, जो सिर्फ किताबों में या तारीख में या रिसर्च में उनका जिक्र और तस्करा मिलता है। तो आर्काइव को पसंद करने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं। तो हरमीत, मुझे ऐसा लगता है कि सवात का ये इलाका, खासतौर पर बाजीरा बाजार जो है वो सयाहों का एक मरकज़ है। मतलब वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग सिर्फ रिसर्च के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग अपने प्रोजेक्ट बेस्ड रिसर्च करते हैं, और जो फॉरनर्स हैं उनकी बड़ी तादाद भी इन जगहों का ज़्यादा रुख करती है। बिल्कुल, सो आपने दुरुस्त फरमाया। ख़ासकर हम श्रीलंका की बात करें या हम चाइना की बात करें या जो बुद्धा को मानने वाले उनके जो पैरोकार हैं, उनकी एक बड़ी तादाद तो हर साल यहाँ पे आती है। इबादत का जो सिलसिला है वो भी चलता है, क्योंकि मुख्तलिफ यहाँ पे वो स्टोपे भी दरियाफ्त हुए हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इबादत का जो सिलसिला होता था, बुद्धा के फॉलोअर जो थे वो यहाँ पे आते थे बाकायदा, और जिनको मॉन्क भी कहा जाता है। जो थाईलैंड में अगर आप गई हैं तो वहाँ पे आपने बहुत उनके टेम्पल्स भी देखे होंगे, और मॉन्क जो हैं उनका एक अलग लिबास होता है, मुख्तलिफ सा लिबास होता है, जो जिनके पैरों में जो है वो आपको जूती जो है वो भी नज़र नहीं आएगी, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के बुद्धा की तालीम है अगर उसको अगर मुताला हम करें। लेकिन सवात की बात की जाए, आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं कल्चर, वहाँ के रीत रिवाज, वहाँ का मौसम, वहाँ की बुलंदबाला जो पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ हैं, आजकल के दौर में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय वैसे किया जा सकता है। लेकिन टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, और आपने दुरुस्त फरमाया कि बाहर दुनिया से लोग आ जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। और कहीं ना कहीं आप ये देखें कि सिकंदर आज़म जब यहाँ से आगे यहाँ से निकले और वो शांगला की टॉप जो चोटी है पीर सर, वहां तक पहुंचे, तो तब वहां उनका जो मुकाबला था वो बड़ा सख्त था, और वहीं पे वो बीमार हुए। उस बीमारी के बायस वहां पे उन्होंने आराम किया। अब भी अगर आप पीर सर की तरफ जाती हैं तो वहाँ सारे बाक़ियात जो हैं अलेक्जेंडर के ज़माने के वो आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगे। मैं ख़ुद भी वहाँ गया हूँ क्योंकि मेरा इलाका है, तो मेरे लिए जाना, हालांकि जाना दुश्वार गुजार पहाड़ी है, मुश्किल है, कम से कम 6-7 घंटे आपको मुसलसल पहाड़ी पर ही चढ़ना होता है और चढ़ाई की, क्योंकि अगर आपका ताल्लुक किसी पहाड़ से नहीं है, पहाड़ी इलाके से नहीं, तो फिर जाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये सारे इलाके बड़े कमाल के हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आपकी बात को मैं इसलिए भी ज़रा समझ पा रही, बिकॉज जब मैंने शांगला विजिट किया तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर ऐसा मकाम मौजूद है जिससे हम ज़रिए मुबादला बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। खैर, इस पर फोकस करना ज़रूरी है। हम निकले नहीं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ द शो, और अगर हम बात करें उन तमाम मसाइल की जिनका हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने शो में किसी न किसी सेगमेंट के थ्रू जिक्र ज़रूर करते हैं, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान और बढ़ती महंगाई, तो ये तो अवामी मसाइल हैं ही पाकिस्तान में। लेकिन इन सबसे ऊपर तालीम का मसला भी एक बहुत बड़ा मसला है, जिस पर इतना ज़्यादा फोकस अगर वो बजट की बात की जाए तब नहीं किया जाता, तालीमी मेयार को बेहतर करने की बात की जाए तब नहीं किया जाता। हाँ, अलबत्ता कंसर्न डिपार्टमेंट्स और हुकूमत के अलावा ऐसे इंडिविजुअल ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो
इस काम का बेड़ा उठाए हुए और काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 2 करोड़ से ज़ायद जो तालीम ना हासिल करने वाले बच्चे हैं, जो वसाइल की ना होने की वजह से या दीगर बहुत सारी वजूहात की बिना पर तालीम हासिल नहीं कर पाते, जिनमें सबसे बड़ा मसला महंगाई और वसाइल का ना होना है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जमशेद बेग साहब, जो कि इस्लामाबाद में हरमीत के पास है, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान में बच्चों को स्कॉलरशिप के जरिए तालीम का ये कीमती जेवर दे रहे हैं। तो इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी हरमीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सुहाब ने दुरुस्त फरमाया, बल्कि जमशेद साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम दिया और यकीनन ये जो प्रोजेक्ट लेके आए बड़ा कमाल का प्रोजेक्ट है। और अगर हम तालीम की बात करें, एजुकेशन की बात करें, पूरी दुनिया अगर आज आगे है तो कहीं ना कहीं फोकस जो है वो एजुकेशन पर ही होता है, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ सियासत पर ही फोकस है, जिसकी वजह से एजुकेशन का जो निज़ाम है, यानी आप 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो भी तालीम यानी हासिल करने से बड़ा दूर है। लेकिन हम देखते हैं जमशेद बेग जैसे लोग जो हैं, जो बाहर दुनिया भी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द जो है वो उनके अपने मुल्क का जो है वो सताता रहता है, और वो ये बड़ा खूबसूरत सा प्रोजेक्ट लेके आए। जमशेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहूँगी कि प्रोजेक्ट है क्या, कैसे आपने सोचा कि पाकिस्तान की तरफ रुख की जाए। बहुत सारे लोग जो है हमारे मुल्क से बाहर जब चले जाते हैं तो आसाइश की लाइफ होती है, वो कभी नहीं सोचते हैं कि मुल्क कभी सोचे, लेकिन आप जैसे लोग आज भी हैं जो कहीं ना कहीं दिल धड़कता है उनके पाकिस्तान के साथ। जी हरमीत, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, अपनी बात करने का मौका दिया। इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान की तालीमी जो हालात हैं वो तो किसी से छुपे नहीं हैं, इंक्लूडिंग आप और सारी कौम के। पाकिस्तान में इस वक्त जो 2 करोड़ 30 लाख बच्चे सिरे से स्कूल जा ही नहीं पाते। तालीम का मेयार जो है वो तो अपनी जगह पे है। ये बच्चे वो हैं जिनको स्कूल जैसी नेमत हासिल ही नहीं होती सिरे से। दूसरा, पाकिस्तान में मसला ये था कि जो बच्चे पाकिस्तान में स्कूल चले भी जाते हैं, उनमें से भी शायद आप में से बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि उनमें से 80% बच्चे मैट्रिक से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। दे डोंट गेट टू क्लियर हाई स्कूल। तो इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, 4,50,000 के करीब हर साल बच्चे यूनिवर्सिटी से सिर्फ ग्रेजुएट कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है वो तो किसी की नज़र से छुपा नहीं हुआ। अब जब हम इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान के बारे में ये बात की जाती है कि पाकिस्तान दुनिया के बुरे तरीन ममालिक में दूसरे नंबर पर है, जिसके सबसे ज़्यादा बच्चे इस तालीम जैसे बुनियादी हक से ही महरूम हैं। और हम लोग वहाँ पे 3 पीस सूट्स पहन के बोर्ड की मीटिंग्स में बैठ के जब लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं और अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं, और ये बच्चों की एक बुनियादी ज़रूरत का सवाल जब हम उसके लिए जवाब नहीं दे पाते तो हमारी निगाहें शर्म से झुक जाती हैं। तो मेरी चूँकि एक फाइनेंस से बैकग्राउंड है और मैं पिछले 3 साल से सिर्फ इस एक मिशन को लेके चल रहा था कि पाकिस्तान की तालीम की जो डूबती हुई कश्ती है, इसको कैसे सहारा दिया जाए और पाकिस्तान को कैसे एक वाबकार कौम बनाया जाए। पाकिस्तान के 1000 मसाइल निचली सतह पर भी हैं और हर सतह पर हैं, लेकिन अगर आप एक तालीम के मामले को हम सारी कौम एड्रेस कर ले तो पाकिस्तान एक बावकार कौम बन सकती है और बाकी के जो 99% मसाइल हैं वो ऑटोमेटिकली हल होना शुरू हो जाएंगे। तालीम एक इतनी ताकतवर चीज़ है। तो उस सिलसिले में मेरा जो सबसे बुनियादी जो चैलेंज था वो ये था कि मैंने जब तहकीक करना शुरू की कि पाकिस्तान क्यों, हालांकि हम माशाल्लाह से अगर आप हमारी रोड्स पे देखें, हमारी बिल्डिंग्स देखें तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान इतना गरीब मुल्क है। जहाँ आप हमारी अशरफिया का लाइफस्टाइल देखें तो फिर मुझे ये था कि ऐसे हालात पाकिस्तान में क्यों हैं। फिर मैंने उस सिलसिले में जब अपनी तहकीक शुरू की, जिस पे मुझे 3 साल लग गए, क्योंकि मैं एक प्रॉपर तहकीक और प्लानिंग के साथ कोई काम करना नहीं चाहता था। मैंने USAID के आला हुकाम से बात की, उनसे रिपोर्ट्स मंगवाई। ADBP बैंक ने पाकिस्तान में तालीम पे बहुत काम किया है और मेरे उनके हेड ऑफिस में मनीला में कुछ जानने वाले दोस्त अहबाब क्लास फेलोज थे, उनसे मैंने रिपोर्ट्स तलब की और उनका मुतालिया किया और पता चला कि पाकिस्तान में तालीम पर काम तो बहुत हुआ, लेकिन 97% जो पाकिस्तान में तालीम के लिए बजटिंग थी वो कुछ लोगों के ही काम आ सकी और उनके घरों के साइजेस में ही इजाफा हो चुका। पाकिस्तान में निचले तबके को उसका कोई खास नहीं पहुंचा। जमशेद साहब, बहुत अच्छी बात आपने की। मैं आपसे ब्रेक में जो बात कर रहा था, आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं शौक एक तरफ गुर्बत है, मुफलिसी है, और दूसरी जानिब जब गुर्बत हो, मुफलिसी हो, तो कहीं ना कहीं पेट को पालने के लिए रोटी की तलाश जो होती है वो किताब से ज्यादा होती है। फिर कहीं ना
ना कहीं हमारे जैसे ममालिक में। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक बात की कि मैं जो सिस्टम लेके आया हूँ उससे एक तो उनको भी सपोर्ट किया जाएगा फाइनेंशियली तौर पर, और दूसरी जानिब है कि उनको एजुकेशन से प्यार हो जाएगा। ये तरीकाकार क्या होगा कि लोग जो हैं वो एजुकेशन की तरफ इस तरह रागिब होंगे? जी बिल्कुल, गुजारिश जैसे मैंने की कि जब पहले तो सबसे पहले देखिए, जब आपको कोई बीमारी है तो आप उसका डायग्नोज करते हैं कि बीमारी है क्या, फिर आप उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, वेदर कि ये सर्जिकल है या दूसरा है। तो सबसे पहला मसला तो ये था कि आइडेंटिफाई किया जाए कि प्रॉब्लम है कहाँ। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये नहीं थी कि 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। मैंने कहा कि जो जा पा रहे हैं वो स्टिक नहीं कर रहे, जो स्टिक कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज हैं, फिर उनको जॉब्स अवेलेबल नहीं है। सो मतलब देयर इज अ चेन ऑफ इवेंट्स व्हिच इज कॉजिंग, लाइक मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करता हूं, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ प्लेन डाउन, प्लेन क्रैश, तो देयर इज ऑलवेज हैज टू बी मोर देन वन प्रॉब्लम विद द प्लेन। किसी एक प्रॉब्लम से प्लेन क्रैश नहीं हो सकता कभी भी। तो इसी तरह पाकिस्तान का जो एजुकेशन का निज़ाम क्रैश कर चुका है, बिल्कुल लिटरली क्रैश कर चुका है। उसमें एक नहीं हज़ारों प्रॉब्लम्स थी। तो मुझे कुछ ऐसे प्लान की ज़रूरत थी जिसमें एक तो ये कि हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़े, जो कि एक हमारी रेपुटेशन हो चुकी है बीइंग पाकिस्तानी के। सबसे पहले अगर हम किसी मसले का हल सोचते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये फंड खोल दो, ये आगाज कर दो, ये कर दो, लोगों से चंदा मांगने निकल पड़ते हैं, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। तो मुझे ये था कि अगर मैंने अपनी कौम के बच्चों को एक अच्छा रास्ता देना है, उसका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि उनको एक खुददार रास्ता दूं। अगर मैंने खुद ही भीख मांग के चैरिटीज इकट्ठी करके इनके लिए आगे रखना है तो वो तो कॉन्सेप्ट मेरा उधर ही खत्म हो जाता है। वो तो फिर पाकिस्तान में 75 साल से बहुत लोगों ने एफर्ट्स भी की और उसका कुछ हो भी नहीं पाया। तो दी आइडिया कि पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया जाए, कौम को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, उसमें मुझे एक ऐसे प्लान के साथ आना था इकोनॉमिकल, जो एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी क्रिएट करनी थी, जिसमें ये अदारा जो मैंने पाकिस्तान में कायम किया H&J प्रोडक्शंस के नाम से, ये ऐसा रेवेन्यू ऐसे तरीके से इकट्ठा करे और वही रेवेन्यू फिर बच्चों को तालीम और उनकी बहबूद के ऊपर खर्च किया जाए। अब उस सिलसिले में मैंने पाकिस्तान में एक अदारा कायम किया है H&J प्रोडक्शंस के नाम से। उस अदारे से हम 5 पाकिस्तान में प्रोजेक्ट जो लॉन्च करने जा रहे हैं अगले 3 साल में, इन 3 फेजेस में। पहले फेज में होगा ये कि हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में, जिसको 2 महीने से सोशल मीडिया पे और इधर उधर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हमारी कैंपस ड्राइव चल रही है। हमारी अपनी ब्रांडेड वैन कराची से कोयटा तक पहुंच रही है। अभी भी कराची में है वो लोग, आज सखर की 2 यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। आइडिया मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं क्या है कि पाकिस्तान में इस वक्त मेरा जो अपना ख्याल है कि वो पाकिस्तान में तालीम को ऑब्लिगेशन से निकाल के ट्रेंड कैसे बनाया जाए। पाकिस्तान में हम ये 5 जो चैनल्स इंट्रोड्यूस 5 प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसमें एजुटेनमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ऐसे प्रोग्राम होंगे जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुए। सबसे पहला प्रोग्राम जो कि पूरी कौम के लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है, जिसमें सिर्फ हम लोगों को रास्ता नहीं बताएंगे, उनकी जेब में किराया भी डालेंगे। वो कैसे डालेंगे? कौन बनेगा करोड़पति के नाम से इंडिया में एक 22 साल से प्रोग्राम चल रहा है और बड़ी कामयाबी से चल रहा है। हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर के नाम से जो दुनिया के 80 ममालिक में ये प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, 140 जुबानों में। लेकिन पाकिस्तान में कभी इस तरह के प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया गया। मैं पाकिस्तान में वो प्रोग्राम लेके आ रहा हूं जिसके तहत आपका सिर्फ मैट्रिक पास करना और आपकी उम्र 18 साल होना जरूरी है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 1 घंटे में 25 लाख रुपए जीत कर जा सकते हैं अगर आपकी तालीम मैट्रिक है। और इसकी तालीम मैट्रिक रखने की वजह यह रखी गई कि बच्चों को इनकरेज किया जाए कि वो मैट्रिक पास करें और ना सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए एटलीस्ट उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पर वो जाके अपनी सलाहियतों और इल्म के जरिए एटलीस्ट 25 लाख रुपए जैसी रकम जीत के अपने लिए एक जिंदगी का बुनियादी सेटअप बना सकें जिससे उनको स्टार्टअप मिल सके। अच्छा जमशेद, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इसे कंटिन्यू जरूर करें। सकता है, उम्र की कोई कायद नहीं है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं चाहती हूं कि आप इसे ब्रीफ जो आप कर रहे हैं वो इसे कंटिन्यू करें। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि ये तो माशाल्लाह आपका अगले 3 साल का प्रोग्राम है जिसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं और कैंपेन जो है वो जारी है, एडवर्टाइज भी इसको किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। लेकिन अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की, तो अब तक जो इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं या जिस कॉन्सेप्ट को लेकर आप चल रहे हैं, पाकिस्तान के कितने बच्चे हैं जो इससे मुस्तफीद हो चुके हैं? ताकि आपने देखिए, हमारा भी मेन स्ट्रीम मीडिया का प्लेटफॉर्म देने का मकसद ये है कि इस थ्रू भी अगर लोग आप तक आ सके तो हाउ दे कम अप टू यू, वो आप तक कैसे पहुंचे?
जी बिल्कुल, मैं इसी तरफ जा रहा था। जी जो हमारा प्लान है ये 3 फेज का प्लान है। इसमें इनिशियली हम 5 साल के बच्चे की उंगली पकड़ेंगे और उसको करियर प्रोग्रेशन पे ले जाके छोड़ेंगे। ये तो सिर्फ एक मैंने आपको एलिमेंट बताया कि जो कि डायरेक्ट एक्सेस टू मनी होगी लोगों की, वेदर के वो ऑलरेडी जो मैट्रिक कर चुके हैं, और ना सिर्फ वो बच्चे, जो सबसे ज्यादा वो हमारा टारगेट है वो है एम्पावरिंग वुमेन ऑफ पाकिस्तान। आप देखिए पाकिस्तान में किस हद तक खवातीन जो है, किसी ने FA किया हुआ है, किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है, MSCs की हुई है खवातीन ने, लेकिन घरों में उनकी शादियां हो जाती हैं या कोई और सर्कमस्टेंसेस हैं जहाँ उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, और वालिदैन की, माँ बाप की, भाइयों के पे डिपेंडेंसी है। हम उन खवातीन को पूरे मुल्क की को जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि अगर उनके पास इल्म और नॉलेज है जो कि वो घर बैठ के भी गेन कर सकते हैं, इस शो में हिस्सा लेके एक लम सम अमाउंट लेके अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, अपने आप को खुददार बना सकती हैं, अपने सोसाइटी में इज्जत से एक मुकाम बना सकती हैं। और ये सबसे ज़्यादा मैं अपनी पूरी कौम की खवातीन को इनकरेज करता हूँ कि अगर आप मैट्रिक पास हैं और आप इस प्लेटफॉर्म में आके अपने भाई बाप अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं, आप ज़रूर हिस्सा लीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं एक और आपको गुजारिश कर दूं कि इस शो के में 3 एपिसोड्स होंगी वीकली, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और उसमें 12 कंटेस्टेंट्स हिस्सा ले सकेंगे हर शो में, हर वीकेंड पे। उसमें खवातीन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि 12 कंटेस्टेंट्स में से 1 सीट हमने पाकिस्तान में तमाम मिनॉरिटीज की रखी है। हर प्रोग्राम में एक मिनॉरिटी की नुमाइंदगी जरूर हुआ करेगी। 1 सीट हमने डिसेबल्ड के लिए रखी है। हर शो में एक जो सीट है वो किसी किस्म की भी डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए वो मुख्तस की गई है। तो बाकी जो प्लान है, यूनिवर्सिटीज़ में हम जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैब्स कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ हमें हर साल जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में हैं हर साल लिस्ट दिया करेंगे, हम हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक बजट मुख्तस करेंगे, और उन बच्चों की जो लिस्ट आएंगी जो डिजर्विंग बच्चे हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, उनको फिर हम यूनिवर्सिटीज के जरिए, जैसे वेस्ट में होता है, आप यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देते हैं, उनकी फीसेस डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज। इसे कंक्लूड कीजिएगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली इस तमाम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू गाइस नीड ह्यूज अमाउंट, एंड स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर मुखय्यर हजरात की तादाद बहुत बड़ी है। आपको पता है ज़ल्ज़ला हो, खुदा न खास्ता, या सैलाब किसी सूरत हाल हो तो लोग आगे बढ़कर डोनेट करते हैं। मतलब आप देखिए ना कि हमारा मुल्क इस हवाले से जाना जाता है कि डोनेशन बहुत बड़ी तादाद में करने वाले लोग पाकिस्तान में रहते हैं। तो हाउ कुड यू मैनेज, आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? कोलैबोरेशन कर रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ या मुखय्यर हजरात के साथ, या आप इसे अपने ही बल पे कर रहे हैं? जी देखिए, जैसे मैंने बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज में ही आपसे गुजारिश की थी कि ये जो एक कॉन्सेप्ट था कि आप चंदा लेने लोगों के पास जाएंगे या आप चैरिटीज पे करेंगे, तो एच&जे प्रोडक्शन किसी किस्म की चैरिटीज पे काम नहीं कर रहा। एक खुददार कौम के शहरी होने के नाते खुददार तरीके से कर रहे हैं। ये एक सिस्टम ही ऐसा हम डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हम खुद ही इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे और उसी रेवेन्यू का 80% हम दोबारा एजुकेशन में पंप करेंगे। So the very fundamental idea of the whole project is to not ask for charities. So no charities are being asked. अगर कोई इंसान खुद एक कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहता है, of course everybody has the right to help और everybody has a responsibility towards the nation. तो हम किसी को वो नहीं कहेंगे, but the very idea of the organization is कि हम अपने पाँव पे खड़े होकर अपना बजट हम क्रिएट करेंगे। इसीलिए हम पाकिस्तान में ये 5 प्रोजेक्ट लेके आए हैं। कौन बनेगा लाखपति जो है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है माशाल्लाह से कि ये खुद ही अपने पैरों पे खड़ा करके हजारों बच्चों को एक अच्छे रास्ते पे, और ना सिर्फ ये, मैं यहाँ पर ये भी जिक्र कर दूं कि ये तो सारे 2 स्टेप्स मैंने बताए, इसका एक 3rd स्टेप भी है, बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना, बच्चों को स्कूल से मैट्रिक पास करवा के ये इनिशिएटिव देना कि तालीम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, आप KBL जो है वो पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि एक लाइफस्टाइल बन जाए, एक ट्रेंड बन जाए। बच्चे क्रिकेटर्स बनने के ख्वाब को छोड़ के KBL के हॉट सीट पे जाने का ख्वाब देखना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आप एक सवाल का जवाब देते हैं तो आपको 1000 मिलता है, आप 17वें सवाल का जवाब देते हैं तो आपको 25 लाख रुपए आप 1 घंटे से लेके जा सकते हैं। अगर आप इसको थोड़े से बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो अगर एक इंसान 20-25 साल लगा के PhD करके
अब फिर कोई नौकरी तलाश करता है तो उसको शायद दोबारा अगले 20 साल लग जाते हैं 25 लाख रुपया नेट सेव करने में। थैंक यू सो 4 मच। महीने आपकी जो बातें हैं वो उस पर हमें बहुत सारा टाइम चाहिए। इस बात पे कंक्लूड करती हूँ कि आपने बेसिकली जिस कॉन्सेप्ट की बात की दैट सीम्स टू बी साउंड्स लाइक वेरी गुड। अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक। और ये काम इतना अच्छा है कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानियों को और खासतौर पर हमारे बच्चों को इसकी अशद ज़रूरत है। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली आजकल नए नए ट्रेंड्स हैं, वो शादी हो, सालगिरह हो, एनिवर्सरी हो या व्हाट्सएवर। कोई कस्टमाइज केक बनवाता है, कोई कस्टमाइज कार्ड बनवाता है और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें जो कि ज़माने गुजरने के साथ साथ अब ट्रेंड्स भी चेंज होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा, एटलीस्ट अगर देखा नहीं तो सुना ज़रूर होगा, रेज़न आर्ट के बारे में। एक ऐसा आर्ट जिसमें केमिकल्स के इस्तेमाल के बाद आप कुछ ऐसी अपनी यादगार तरीन चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको फूल दिया और वो फूल तो मुरझा जाता है वक्त के साथ, लेकिन उसको फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ सेव किया जा सकता है। सेव कैसे किया जा सकता है, ये भी एक आर्ट है। और ये आर्ट कौन करता है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ कायनात शौकत स्टूडियो में मौजूद है, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम अस्सलाम। How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत छोटी उम्र में और इतने ज़बरदस्त आर्ट आपने काफ़ी देर से शुरू किया है। मैं जानना ये चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे आजकल इस आर्ट की बहुत धूम है, वायरल आर्ट है। आपने कब से शुरू किया है? मैंने 2022 में आफ्टर कोविड 2020 में स्टार्ट किया था, कोविड के दरमियान में। अच्छा, तो कोविड में फ्री टाइम था इसलिए सोचा कुछ मुख्तलिफ करती हूँ। कोविड में फ्री टाइम था, लाइक मैं हर वक्त भाई के साथ पीसी पे गेम्स खेलती थी, तो मामा ने कहा कि बस छोड़ दो, अब कुछ काम स्टार्ट कर, लाइक एक बिजनेस। इसका मतलब क्रेडिट अम्मा अब्बा को जाता है जी। अच्छा, ये आर्ट है क्या? रेज़न आर्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें हमें। इससे कैसे चीज़ें बनती हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? ये असल में 2 केमिकल्स होते हैं, एक रेज़न और एक हार्डनर। उनके मिक्सचर से बनता है, हम उनको मिक्स करते हैं और उससे एक लाइक कोई भी चीज़ बनाई जाती है। और उनकी क्योरिंग टाइम होता है, लाइक अभी मैंने जैसे बनाया, उनको मिक्स किया, कलर वगैरह मिक्स करके उसको फिर 24 आवर्स के लिए एक स्टे देते हैं। फिर वो चीज़ लाइक हार्ड हो जाती है, वो चीज़ आपकी बन जाती है। इसमें लोग अपनी चीज़ें प्रिजर्व भी करवाते हैं, अपने फ्लावर्स प्रिजर्व करवाते हैं, हेयर्स प्रिजर्व करवाते हैं, और ये जो बुकेज वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। गजरे भी। अच्छा, मैंने आजकल एक और बड़ी चीज़ ट्रेंड में देखी है, अगर हमारे पास फुटेजेस और वीडियोस और पिक्चर्स हो तो वो ज़रूर दिखाएं, ताकि देखने वालों को रेज़न आर्ट के बारे में या तो लोगों ने सुना है या देखा है। बिकॉज मैंने देखा हुआ था लेकिन मुझे एग्जैक्टली इस आर्ट के बारे में पता नहीं था। अच्छा कायनात, ये बताएं कि इस आर्ट में मैंने आजकल ये भी देखा है कि शादी ब्याह जब होते हैं तो आपकी शादी के सर्टिफिकेट्स वगैरह इसमें बनते हैं, डेट्स जो हैं वो सेव होती हैं। तो ये भी आजकल ट्रेंड में है कि शादी ब्याह पे इस तरह की एंटीक चीज़ भी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है अब, लाइक हर बंदे का होता है कि वो अपनी एक मेमोरी को प्रिजर्व करवा लें। लोग अपने ये शादी वगैरह के प्रिजर्व करवा के अपने लाइक रूम में एज अ डेकोर भी कर लेते हैं और एज अ ब्राइडल को गिफ्ट भी कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देख रही हैं कि एक आर्ट जब शुरू होता है ना, ट्रेंड बहुत चला है, एक चीज़ का ट्रेंड चलता है तो फिर वो चलता चला जाता है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस आर्ट को, लेकिन आपने ऑब्वियसली इट्स बीन लाइक 3 इयर्स, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें प्योरीफाइड हुई होंगी, आप एक्सपर्ट हुई होंगी। अब हम ये आर्ट दिखा भी रहे हैं, बल्कि आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, फिर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे कायनात। ये जो बन रहा है कायनात, ये क्या है? ये क्लाइंट का बुके था जिसके उन्होंने मुझे फ्लावर्स भेजे कि इसको ना एक क्लॉक में चेंज करना है, तो मैंने इसके बुके के पेटल्स को लेके क्लॉक में लगा के बनाया। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या होती है? बिकॉज मैं आपसे ये इसलिए पूछना चाहती हूँ बिकॉज लोगों को पसंद तो बहुत है, लेकिन जो केमिकल्स आप इस्तेमाल करती हैं मेकिंग में, कितने एक्सपेंडिचर्स लगता है? इसमें एक्सपेंस ज़्यादा आता है। ऑब्वियसली ये मटेरियल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होता है, बाहर से हमें मंगवाना पड़ता है। इसके डिफरेंट वेंडर्स होते हैं, उनसे मंगवा के तो पाकिस्तान में जब हम बनाते हैं तो इसकी कॉस्ट ऑब्वियसली ऊपर जाती है। लाइक क्लॉक की प्राइस 5000 से स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के क्लॉक्स हैं अगर ये वाले हैं, क्योंकि हमें पहले फ्लावर्स लेने भी हैं, उसको प्रिजर्व भी, उसको पहले ड्राई करना है अगर वो वेट है, उसकी अलग से हमें कॉस्ट सिलिका वगैरह की आती है। उसके बाद हमें उसे बनाना, और हैंडमेड चीज़ें तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं। हाँ, पूरी आपको ना आपने अपना भी मार्जिन निकालना होता है अंदर से। अच्छा जी, हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। हरमीत, ये बड़ा ज़बरदस्त आर्ट है, मुझे तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और सुनने में भी। नहीं, वाकई में बहुत प्यारा और बड़ा कमाल का और ऐसे मुनफरिद भी है। वैसे अगर देखिए जो स्क्रीन पे दिखाया गया बड़े मज़े का है। वैसे कायनात, आपसे जानना चाहेंगे एक चीज़ जो आपको ऑर्डर दी जाती है, जिस तरह अभी आपने ये एक आर्ट का नमूना जो हमने दिखाया टेलीविज़न पे, तो इस पे टाइम कितना लगता है, कितना वक्त लगता है? और जाहिर बात है कि आपने जिस तरह कहा कि महंगा तो है क्योंकि केमिकल बाहर से मंगवानी पड़ती है, तो ऐसे में आपको, वैसे आर्टिस्ट की मैं बात करूं तो कोई एक अलग दुनिया है उसकी, आर्ट की एक अपनी दुनिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस आर्ट की तरफ क्यों आए? इसकी क्या वजह थी? क्या इसने ज़्यादा आपको अट्रैक्ट किया? जी, इसने मुझे एक तरह से ज़्यादा अट्रैक्ट किया। लाइक इंस्टाग्राम पे मैंने जैसे जब देखना शुरू किया था, स्टार्ट किया था, तो मैंने फ़ॉरेन आर्टिस्ट को देखा था, तो उनको देख के मैंने ये स्टार्ट किया था रेज़न आर्ट ना। और इसको बनाने में ऑलमोस्ट टाइम लगता है
डिपेंड करता है कि वो चीज़ों पे लाइक 15 डेज़ भी लगते हैं, 10 डेज़ में भी हो जाता है, 1 वीक में भी हो जाता है, पर डिपेंड करता है वर्क पे कि कितना टाइम ले रहा है, एक चीज़ ड्राई हो रही है, उसकी फिनिशिंग में भी टाइम लगता है ताकि वो चीज़ प्यारी बने। अच्छा कायनात, ये तो आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं और आपने जिस तरह फरमाया कि सोशल इंस्टाग्राम से कहीं ना कहीं आपने देखा, लेकिन अब इस मैदान में छोटी सी तो आपकी उम्र है वैसे अगर आप देखा जाए, और 22 कहीं ना कहीं काफी टाइम भी आपने इस पे लगाया हुआ है, हाँ बहुत सी यंग सी मासूम सी है कायनात, क्या रिस्पांस आता है इंस्टा पे आप जब तस्वीर अपलोड करती हैं या कहीं ना कहीं खरीदारों के हवाले से, तो क्या इसका है रिस्पांस? पीपल रिएक्शंस क्या है, ऑडियंस रिएक्शन? इसका इतना ज़्यादा रिस्पांस आता है कि मैं टिकटॉक पे भी अपलोड करती हूँ, ये इंस्टा पे भी करती हूँ, और मेरा व्हाट्सएप, जब भी मैं सो के उठूँ तो मेरा तो भरा पड़ा होता है, फुल ऑफ। इवन कि मुझे सोए सुबह 8 o'clock कॉल्स आ रही थी क्लाइंट्स की, ये चीज़ें बना दे, इस तरह से। That's really good। अच्छा, अम्मा अब्बा का रिएक्शन क्या है, ये चीज जानने वाली है कि एक काम आपने तो शुरू नहीं किया, अम्मा ने कन्विंस किया कि बेटा चलो पहली बैठी हुई हो, ये काम करो, इसमें जरा आपको आर्ट भी फरोग मिलेगा, आर्ट के साथ साथ आप पैसे भी कमा सकती हैं। कम टू द पॉइंट कि अब आप एक काम को शौक के तौर पर शुरू करते हो, लेकिन वो एक अर्निंग पर्सपेक्टिव से भी एक अच्छा वे ऑफ इनकम बन जाता है, तो अब इससे माशाल्लाह कमा कितना रही हो इस उम्र में? इस एज में माशाल्लाह अच्छी अर्निंग हो जाती है कि मेरे अपने, अगर मैं यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस कहूँ तो वो तो आराम से निकल जाता है। जी वाह, दैट्स रियली गुड। तो अच्छी अर्निंग है इसमें काफी। वाओ। एक्सपैंड करने का क्या प्लान है? मतलब ऑब्वियसली अच्छा कायनात, शुरुआत में तो बड़ी मुश्किलात होती हैं, घर वाले भी डांटते हैं, कहते हैं कि क्या करने गई हो, कौन सा टाइम आप अपना में वेस्ट कर रही हो, तो ऐसे में शुरुआत में आपने क्या क्या देखा? और अब जाहिर बात है अब तो खुशी भी होगी माँ बाप को, घर वाले भी खुश होंगे कि छोटी सी तो है लेकिन कमाल कर गई है। हाउ कुड यू मैनेज? असल में स्टार्ट में ये था कि मुझे मामा पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, इवन कि मेरे बहन भाई भी मुझे सपोर्ट करते रहे, अभी भी मामा बहुत सपोर्ट करती हैं। जैसे मेरा काम बहुत ज़्यादा हो गया ना तो मुझसे अक्सर हैंडल नहीं होता, तो ये होता है कि मामा मेरे साथ काम में हेल्प करा देती हैं, इस तरह से जैसे बाबा वगैरह पार्सल्स वगैरह का करवा देते हैं, तो मेरा तो सारा काम मैनेज हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब सिबलिंग्स क्या है? मतलब अगर सारा डिवोशन अब्बा का अम्मा का आपकी तरफ हो जाता है तो? अपना भी बिजनेस है ऑनलाइन हैंड एम्ब्रॉयडरी वगैरह का। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस है, एक और सवाल मैंने आपसे करना है। देखिए कायनात, ऑनलाइन बिजनेस से आजकल यू डोंट नीड अ आउटलेट जिसमें आपने पहले इंटीरियर कराना है, फिर उसके बिल्स, उसके फिर बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स और भी होते हैं। अब आप ऑनलाइन काम चलाते हो और ऑनलाइन कंपैरेटिवली ज्यादा चलता है, तो ये ऑनलाइन काम आप चला दिया, चूंकि अब ज्यादा अच्छा काम करो तो ऑर्डर्स भी ज्यादा आते हैं, तो इसे मैनेज कैसे करिए? इसको एक्सपैंड करने का भी प्लान है लेकिन साथ साथ स्टडीज भी कंटिन्यू करनी है, तो फ्यूचर प्लान क्या है इस आर्ट को लेके? फ्यूचर प्लान्स इसको लेके कि अभी तक मैंने फ़िलहाल ऑनलाइन ही रखना है, कि कोई आउटलेट वगैरह का कुछ भी नहीं करना, ऑनलाइन ही ज़्यादा बेटर है कि मेरे दूसरे एक्सपेंसेस भी एक तरह से वो नहीं एक्स्ट्रा होते, घर पे बैठ के करना है, घर पे ही सारे पार्सल्स जाने हैं और सारा इजी रहता है फिर। लेकिन एज अ प्रोफेशन इसे कंटिन्यू करने का प्लान है और यू आर जस्ट डूइंग इट लाइक मेरा शौक है इसीलिए मैं कर रही हूँ, साथ साथ स्टडी भी करनी है? एज अ स्टडीज़ भी करनी है लेकिन एज अ प्रोफेशन भी इसको आगे लेके चलना है। तो इसका मतलब फिर तो यू नीड अ टीम होगी, घर में स्पेसिफिक पार्ट होगा और मतलब सारा कुछ करना होगा, तो अभी इसको किस लेवल पे कर रही है, मतलब कितने कैनवस पे कर रही हैं? अभी लाइक मेरा तो अभी तो काम बहुत ज़्यादा है ना कि लाइक मेरा एक पूरा एक रूम है, अगर आप रूम देखें तो वो फैक्ट्री लगता है। ठीक है, मैं इमेजिन कर सकती हूँ बिकॉज यू आर मिक्सिंग ऑल द केमिकल्स और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए होते हैं। और ये इस तरह से कि मेरे पास ना ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं, अब जैसे मेरी जो वीडियोस वायरल हुई ना उनमें ज़्यादा फ्लावर्स थे, तो मेरा अगर रूम देखा जाए ना तो उसकी नीचे बेस से लेकर ना कवर्स तक वो फुल फ्लावर्स के साथ भरी हुई लोगों के। और किसी की वो हसीन यादें उन फ्लावर्स से जो उन्होंने आपको सेव करने के लिए भेजी हैं। सबसे ज़्यादा वायरल क्या चीज़ हुई थी जिस पर फीडबैक मिला तो मुझे लगा ओह माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया? मैंने एक निकाब प्लेट बनाया था, ठीक है, उसका फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा आया टिकटॉक पे। उसके बाद मैंने गजरे प्रिजर्व किए, मुझे सबसे ज़्यादा गजरों का आया था, और रिंग्स बनाई जो मैंने पेटल्स के साथ, लोगों की अपनी मेमोरीज होती है पेटल्स, रोज पेटल्स, उनको मैंने रिंग्स में लाइक प्रिजर्व। अच्छा, ये रिंग्स जो है ना ये कायनात ने पहनी भी हुई है, खैर ये अगर दिखा दे तो क्लोज करके तो हम आपको बाद में दिखा देंगे। ये इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर एक फ्लावर मतलब एक पत्ती कह सकते हैं ना फूल की, वो सेव की जा सकती है। आप ब्रेसलेट में सेव करा लें, आप नेकलेस में सेव करा लें, आप अंगूठी में सेव करा लें, तो खैर ये तो बड़ा ज़बरदस्त आर्ट है, लेकिन स्टडीज़ भी साथ करनी होती है। अब आप जब काम करना शुरू कर देते हो ना तो ये बिकेम अ सेलिब्रिटी इन योर वर्क सर्कल, सोशल सर्कल, यूनिवर्सिटी में। सो वो क्या फीडबैक मिलता है टीचर्स की तरफ से? असल में मैं खुद बायोकेमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो जब लोग सुनते हैं ना कि मैं आर्ट करती हूँ तो ये पूछते हैं कि तुम्हें क्या शौक पड़ा था? दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बायोकेमिस्ट्री और कि बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट आर्ट्स करी। असल में मेरा अपना शौक था कि मैं आर्ट्स में कहीं जाऊँ ना आगे यूनिवर्सिटी, लेकिन मुझे ये हुआ कि मुझे मिला ही साइंस की किसी फील्ड में एडमिशन था, तो फिर मैंने वही कंटिन्यू की और साथ में अपना एज जो मेरा शौक था वो मैंने इस तरह बिजनेस में कन्वर्ट करके। अच्छा अरमीत, लोगों को साइंस में एडमिशन नहीं मिलता, आर्ट्स में मिल जाता है, और मैडम कायनात को आर्ट्स में नहीं मिला, हमने केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री में कर लिया।
मैं वही सोच के हैरान हो रहा हूँ, लेकिन कायनात ये बताएगा कि ये जो आर्ट है, ज़ाहिर बात है आपने जो फरमाया कि चाहे टिकटॉक हो, इंस्टा पे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है रश लग जाती है और आप सो के उठती हैं सुबह तो वही एक लाइनें होती है। लेकिन ये बताएगा कि ख़ास ज़्यादातर ख़वातीन दिलचस्पी ज़ाहिर करती हैं या मर्द हजरात भी आ जाते हैं? मर्द भी आते हैं मेरे पास। असल में कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने वाइफ के गजरे ना वो प्रिजर्व करवाने हैं, उनको गिफ्ट करना है। अभी मुझे क्लाइंट के कल मैसेज आए थे, मेरा भिजवा दे, मैंने अपनी वाइफ को फ्राइडे को देना है, ठीक है। उनका पेंडेंट था, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए रोज़ के पेटल्स पेंडेंट में करवाई थी, देख लें, और रिंग्स में करवाई थी। ऐसा होना चाहिए भी। आप खुद तो अपनी तो मेमोरी सही सेव हालात करें, लेकिन अपनी वाइफ की मेमोरीज को भी सेव करें। अच्छा, कम टू द टेक्निकल पॉइंट्स। देखिए आप एक काम करती हैं, घर में ही करती हैं, बट यू आर वर्किंग विद ऑल केमिकल्स ना, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स भी होते होंगे। अगर आप रिंग बनाती हैं, ब्रेसलेट बनाती हैं, तो उसके लिए आप जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हैं, तो विद ऑल दीज थिंग्स किस तरह से मैनेज करती हैं? ये नुकसानदेह भी हो सकता है, तो हार्मफुल है या नहीं? हार्मफुल है ये केमिकल। इसके लिए रेस्पिरेटरी मास्क होते हैं, हम लोग वो यूज़ करते हैं, और ग्लव्स यूज़ करते हैं बनाते वक्त। और साथ में ये होता है कि आपने एक हेयर मास्क भी होता है, वो भी लगाते हैं ताकि आपके अपने हेयर्स ना केमिकल में चले जाएं। ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स के बगैर आप यू कैन नॉट नहीं डू एनीथिंग जो आप सरफेस जो होती है उसके लिए हम शीट्स रखते हैं ताकि वो जो टेबल्स वगैरह वो भी ख़राब ना हो, अगर उस पर ड्रिप्स की जाती हैं उनके लिए सारी मेजर्स करनी पड़ती है। अच्छा, कायनात आप अभी फरमा रही थी कि ये सारे ये जो आर्ट है आपने सीखा इंस्टाग्राम से, तो आपसे जानना चाहेंगे, आपको जो नौजवान देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं कि कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है किसी ने से सीखने की से, लेकिन ये सोशल मीडिया के आने के बाद आप क्या समझती हैं कि अगर आप कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं? मैं सिखाती भी हूँ। मैंने अभी जनवरी में एक सेशन दिया था और मेरा अपकमिंग सेशन मार्च में है। मैंने ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। अच्छा, ये आर्ट आपने देखा कहाँ था? बिकॉज आपने कहा कि अगर जब आप सीखते हो ना, आज तो खासतौर पे आप यूट्यूब खोलें, इफ़ यू वांट टू लर्न एनीथिंग, वहाँ ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। और ये आर्ट भी चूँकि आपको पता है, आपने खुद ही बताया कि इंटरनेशनल आर्ट है, तो इसको कौन बहुत अच्छे लेवल पे करता है और आप किससे आइडियलाइज करती हैं इस हवाले से? सबसे पहले मैंने इसको इंस्टा पे देखा था। फॉरेन आर्टिस्ट है रशिया के और जर्मनी वगैरह के, उनसे देख के उनसे ट्रैक होकर अभी मैंने 6 मंथ्स इस पर रिसर्च की थी। तो पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं था और मुझे लिटरली 6 मंथ्स इतने मुझे एक्सप्लोर करने पड़े कि रीज़न होता क्या है, कलर्स होते क्या है, कहाँ से मिलेंगे, इनके वेंडर्स कहाँ पर है। पाकिस्तान में इतने वेंडर्स भी नहीं थे और मोस्टली मेरी अपने सप्लाईज जब मैं बाहर से ही मंगवाती हूँ। फिर अच्छा, 3 सालों में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी आए होंगे व्हेन यू आर डन ना, मतलब स्टडीज़ भी मैनेज करनी है, घर वालों को भी देखना है, काम भी देखना है, ऐसे कुछ पॉइंट्स आए हैं कि लगा कि यार नहीं अब पहले पढ़ लेती हूँ फिर कंटिन्यू करूँगी, मतलब डिस्कनेक्शन अंदर हुआ है या ऐसे चलती रही चीज़ें? चलती रही चीज़ें, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट्स आए भी हैं। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का थीसिस आ गया और मेरे लिए फिर ये मेरी वीडियो भी वायरल होगी। अब मैं ये कंफ्यूज थी कि मैं लोगों क्या करूँ, बिल्कुल ये वाला सीन हो गया था। तो कभी कभी होता है, ये रिसेंट वीक में भी ऐसा था कि मेरे पास ओवरलोड इतना हो गया था और इतने मैसेजेस और कॉल्स थे कि मैंने बिल्कुल ही इंस्टा पे रिप्लाई 4 दिन नहीं दिया। और लोग आके मुझे बोलते हैं कि मेरी बहन को जाके मैसेज करते थे, अपनी बहन से कि हमें रिप्लाई रख लो ना कायनात, कोई मिलता ही नहीं है। मतलब कैसे नहीं मिलता, हम आपको देते हैं इस गुड मॉर्निंग हुबली के प्लेटफॉर्म से। बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को सीखना चाहते हैं, जैसे दे कम अप टू यू कि हमें सिखाओ, तो ऑब्वियसली फिर वो मैनेज करने वाली चीज़ें भी, एंड यू हैव टू मैनेज। जब आपकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको उसके मुताबिक टीम हायर करनी पड़ती है, एक्सपैंड करना पड़ता है। लेकिन अब आप तो फिर सर्च करते हो ना किसी चीज़ पे, तो फिर आपको दिल करता है कि आप नई से नई चीज़ करो, बड़ी से बड़ी चीज़ करो। अब फ्यूचर क्या प्लान है? कुछ सोचा हो कि मैंने ये बनाना है जो पाकिस्तान में कभी किसी ने ना बनाया हो, ना कभी किसी ने देखा हो, ऐसी कोई चीज़ प्लान की हुई है डिफरेंट बनाने की? मैंने कुछ चीज़ें प्लान की हुई हैं। अल्कोहल इंक आर्ट्स का होती है, इनकी प्रिंटिंग्स वो वाली प्लान की। मैंने चीज़ें मंगवा ली, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा। क्यों टाइम नहीं मिल रहा? मेरे बस वर्क ओवरलोड इतना ज़्यादा है क्योंकि अकेली ने सब कुछ हैंडल करना, ऑर्डर्स बनाने, मैनेज करने, रिप्लाईज करना, सब कुछ मैंने अकेली ने करना होता है। अच्छा, तो ये अब जो बनाने की आप कोशिश कर रही है वो क्या है, मतलब वो क्या बनेगा? क्या चीज़ जो आप बनाने की कोशिश वो कर रही है? अल्कोहल पेंटिंग्स होती हैं, अल्कोहल कलर्स होते हैं, अल्कोहलिक कलर्स इंक्स होती हैं, उनको आप लाइक कैनवस पे पेंटिंग्स करते हैं, उसके बहुत प्यारे इफेक्ट्स आते हैं। एक्सपेंसिव भी होगा। और टेक्सचर आर्ट होती है, वो टेक्सचर आर्ट मैंने एक बनाई हुई, लेकिन पब्लिकली अभी कोई पोस्ट नहीं उसकी की। एक टेक्सचर आर्ट होती है, वो उससे बनाते हैं। उसका मैंने मटेरियल भी कोई 1 साल से लेकर रखा है, लेकिन बहुत कम बना है। लेकर रखा हुआ है? थोड़ी सी बनाई, एक पेंटिंग उसके बाद ही बनाई, टाइम ही नहीं है। अच्छा, ये जो आप बना रही है ये चीज़ें हैं, मतलब निकाह का सर्टिफिकेट हो गया, रिंग हो गई, ब्रेसलेट, पेंडेंट, ये सब चीज़ें। अब पेंटिंग्स जो है वो भी एक आर्ट का ही काम है ना, इन सारे केमिकल से पेंटिंग्स भी हो सकती हैं। तो वो आपका कोई प्लान है या मतलब कोई पोर्ट्रेट टाइप हो सकता है कुछ इससे? इससे पोर्ट्रेट नहीं होता, इससे होता है कि आप अपनी कोई बड़ी सारी पिक भी हो ना, उसको आप रेजर में प्रिजर्व करवा सकते हो, एक लाइक फॉर एवर प्रिजर्व हो जाती है। इस तरह से हो सकता है, पोर्ट्रेट्स वगैरह नहीं होते। अच्छा, इसमें कलर्स भी यूज़ होते हैं? बहुत सारे कलर्स होते हैं, कलर्स की वैराइटीज़ होती है, लाइक ग्लिटर वाले कलर्स भी होते हैं, माइकास जिन्हें कहते हैं, सॉलिड कलर्स भी होते हैं, इंक अल्कोहल इंक कलर्स भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट कलर्स भी होते हैं।
अच्छा, ज़्यादा डिमांड आपने कहाँ से देखी है? मतलब अगर आप लाहौर से काम कर रही हैं तो ऑर्डर्स आपको ऑल ओवर द पाकिस्तान से भी आते हैं, कराची, इस्लामाबाद, इधर उधर, तो ज़्यादातर आपने ये रुझान कहाँ बढ़ता हुआ देखा है? मैंने मुझे लगता है ऑल ओवर पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा है। मुझे कश्मीर से भी ऑर्डर्स आते हैं, मुझे गिलगित से भी ऑर्डर्स आए हुए हैं। मुझे रिसेंटली कश्मीर का मैंने एक निकाब प्लेट का ऑर्डर दिया था। मुझे पाकिस्तान में ऑल ओवर आते हैं, इवन कि मुझे अपने सिटी से भी आते हैं, कसूर वगैरह से भी। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर में इतना मैस हो जाता है कि अम्मा अब्बा कहते हैं कि नहीं बेटा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग सो, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कभी इस तरह से सिक ऑफ वाली सिचुएशन हुई है मेरे साथ। मेरा जो पहला रूम था वो मैंने बिल्कुल ख़राब कर दिया था, उसका फ्लोर ना रेजन गिरा के। उसके बाद मैंने दूसरे में शिफ्ट किया तो बाबा थोड़ी पहले उस रूम में गए, कहते हैं ये कौन सी फैक्ट्री लगाई है। देखा, कभी कभी होता है, अम्मा अब्बा करते हैं कभी कभी। हरमीत ऐड कीजिएगा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे क्विकली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना, कायनात दुरुस्त फरमारी, कहीं ना कहीं डांट रॉबर्ट उसका एक अलग मज़हब भी होता है। कायनात, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने देखा रशिया या दीगर आर्टिस्ट को देखा ये काम करते हुए, और कहीं ना कहीं वहाँ ट्रेंड भी ज़्यादा था। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बहुत कम लोगों की नज़रों से ये आर्ट गुजरा है, लेकिन अब आप क्या देखती हैं मुस्तकबिल में? क्या एक तो आप जिस तरह फरमा रही हैं कि लोग जो है वो दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं, और कहीं ना कहीं आपका इरादा है कि उनको सिखाने का जो अमल है वो भी आप कर रही हैं, तो ऐसे में आपको ट्रेंड क्या लगता है कि मुस्तकबिल में एक अच्छा ट्रेंड इसका चल सकता है? बहुत अच्छा ट्रेंड चल सकता है। पाकिस्तान में मैंने इसका ट्रेंड बढ़ता हुआ देखा है। हर फीमेल्स जो होती हैं वो बहुत कांटेक्ट करती है कि उन्हें भी ये चीज़ें सीखनी है और अपने घर में लेकर करनी है। मेरे पास मेल स्टूडेंट्स भी थे लास्ट सेशन में और फीमेल्स भी थी। यंग स्टूडेंट्स भी आती हैं कि वो हमें ये चीज़ें सीखनी है और बनानी है, तो इससे ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ गया। तो आपने क्या, एक तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं कोई इंस्टीट्यूट होता है, तो क्या आपने अपना प्रॉपर यूट्यूब चैनल खोला है, उससे ये मामला चलते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस, क्या तरीकाकार है जो देखने वाले हैं, जो दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, उनको भी कुछ मदद मिले? इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर देती हूँ कि क्लासेस की, और टिकटॉक पर ना, तो फिर वहाँ से जो स्टूडेंट्स मुझे लोग अप्रोच करते हैं तो ऑनलाइन फ़ी वगैरह होती है। उसके बाद हमारे जूम सेशन होते हैं, जूम पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। अच्छा, आपको पता है कायनात, आप तो माशाल्लाह 3 सालों से इसे मैनेज कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आर्ट सीखने का शौक भी है, और ख़ासतौर पे ये आर्ट, अगर आपने दोनों चीज़ों को पैरेलल साथ लेके चलना है, इसमें आपकी स्टडीज़ भी हैं, आपकी फैमिली भी है, आपका काम भी है, तो उन्हें इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि अगर आपने कुछ करना है तो आप आर्ट करें, ऑल्दो कि आप बायोकेमिस्ट्री कर रहे हो या आपकी फील्ड कोई भी है, लेकिन अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो ट्राई टू पॉलिश दैट, आप उसके यू शुड गो फॉर इट। हाँ, ये होता है कि मेरा ये होता है कि जो मेरी यूनिवर्सिटी है ना वो मेरे से घर से 2 आवर्स की, यानी कि 2 आवर्स हैं, तो ये कि मैं जब करती थी ना तो मैंने हर चीज़ आप में खुद पे डिपेंड करता है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जब मैं सुबह यूनिवर्सिटी आती थी शाम को आती थी, मोस्टली 4 o'clock या 6 o'clock तक आके मैंने ऑर्डर्स का वर्क करना होता था। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एफर्ट करोगे तो कुछ कर सकते हो, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, तो आगे अब इसको कंटिन्यू करना है बायोकेमिस्ट्री का, यू वांट टू डू समथिंग इन आर्ट्स एज वेल? बस पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन इंटरनेशनल बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि इस तरह की एक्सपर्टीज सिखाते हैं आपको ना, आपका लेवल बॉस्ट हो जाता है इस हवाले से कि अगर आप मजीद आर्ट को पढ़ें, सीखना तो आप सीख तो आप रही हैं, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी होता है। पढ़ना भी ज़रूरी होता है। मेरा था कि मुझे कोई मास्टर्स में कोई यूनिवर्सिटी आर्ट्स में दे दे, लेकिन मैं मास्टर्स बायोकेमिस्ट्री में कर सकती हूँ, लेकिन मेरा था कि मुझे कोई यूनिवर्सिटी मास्टर्स आर्ट्स में दे दे तो मैं कर लूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तान में पता नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी इस तरह से करती है कि नहीं करती। जिस तरह से मेरा अपना वास्ट बैकग्राउंड तो आर्ट से है ना, और बायोकेमिस्ट्री मेरी अपनी एक स्टडीज़ के लिए मैंने एक जो फील्ड ली हुई है, बस वो है। अच्छा, जब किसी आर्ट को कोई आर्टिस्ट कॉम्प्लीमेंट करता है ना, तो आप समझे कि आपका खून डबल हो जाता है जी। अब देखिए, आप आर्ट करिए बट यू आर नॉट फ्रॉम आर्ट, तो आपके आर्ट को कभी ऐसी पजीराई मिली हो मुख्तलिफ आर्टिस्ट की जानिब से, जैसे लगा हो कि यार मैं आर्ट की बंदी नहीं हूँ बट आई एम डूइंग मच ग्रेट लाइक दीज आर्टिस्ट? इतना ज़्यादा नहीं मेरा इतना मिला, लेकिन मुझे अपने डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी से बहुत मिला फीडबैक, एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिली है। चलिए जी, थैंक यू सो मच कायनात। प्रेजेंट आर्ट की एक्सपर्ट कायनात हमारे साथ मौजूद थी, और उन्होंने इस तमाम सिचुएशन को पोर्ट्रे किया है कि अगर आप कोई भी फील्ड में हैं, कुछ भी पढ़ लिख रहे हैं, अगर आपके पास आर्ट है तो उसे पॉलिश करें और फिर उसे कैश करें कायनात की तरह। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक राइट लेफ्ट देखिए, अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो उनका भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।